सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग एकदम लास्ट पार्ट में आ गए हैं इस चैप्टर के। तो ये चैप्टर कंप्लीट होने ही वाला है। बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट अब बाकी है जो हम पढ़ने वाले हैं, जिसको हम कहते हैं हार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज थियरीज ऑफ बॉन्डिंग। ऐसा लास्ट में वो फर्स्ट चार्ट जो मैंने दिया था उसमें बताया था, लास्ट टॉपिक है ये। तो देखते हैं आज खत्म कर पाएंगे तो अच्छा है, नहीं है तो कोई बात नहीं, अगले लेक्चर तक जाएंगे। ठीक है, देखिए अब मैं आपको जो बताऊंगा वो है वैलेंस बॉन्ड थियरी, है ना। ये बॉन्डिंग कैसे होती है इसलिए हम लोग पढ़ेंगे वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थियरी एंड हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थियरी एंड हाइब्रिडाइजेशन, ये फंडे हमको पढ़ने हैं। तो मैं क्या करता हूँ, पहले आपको एक प्लॉट समझाता हूँ कि ये हम पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर को हार्ट ऑफ द, इस चैप्टर का हार्ट कैसे हुआ, ये सारी चीजें मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, और फिर इसके बाद जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि लिखा कैसे जाता है। ठीक है, क्योंकि कैसा है ये जो है ना वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, आपने 11 में भी पढ़ी है। इसके 8 पोस्टुलेट्स है बेटा, तो 8 पोस्टुलेट्स को लर्न करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैं अगर आपको एक कंसेप्ट समझा दूं, पहले एक फंडा सिखा दूं, फिर क्या आप उसको इंग्लिश में बोलते जाएंगे तो वैसे वैसे पॉइंट्स बनते जाएंगे, आपको ज्यादा रेक्टिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो लेट अस सी द कंसेप्ट। बहुत आसानी से देखना मैं क्या बोलना चाहता हूँ। जो भी हम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की बात करते हैं या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात करते हैं ना, सब चीजें कहाँ पर आकर के खत्म होती है, बॉक्स पे आकर के खत्म होती है कि बॉक्स दिखाई देना चाहिए, और बॉक्स के अंदर होता है सेंट्रल मेटल, उसके तरफ बना हुआ होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, किसने बनाया होगा, लिगैंड, क्योंकि लिगैंड के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, मेटल के पास इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। ठीक है, यही बात हमेशा चल रही होती है हर जगह पे। अब आगे देखिएगा क्या होता है, इसमें पढ़ना क्या है, बॉन्डिंग कैसे हो रही है वही हमको देखना ना। तो सब कुछ जो है उस सेंट्रल मेटल से स्टार्ट होगा। तो आपका जो फर्स्ट पोस्टुलेट बनने वाला है ना, तो मैं यहाँ पे हिंट लिख देता हूँ कि मुझे मेटल के बारे में बात करनी है। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, ये मेटल ऐसा क्या करता है जिसकी वजह से इस तरह के कंपाउंड बनते हैं, यानी लिगैंड अपने इलेक्ट्रॉन इसको देता है कि नहीं। ठीक है, ये बात तो सही है कि लिगैंड इसको अपने इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, क्यों देगा, क्योंकि लिगैंड के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, सही पक्की बात है। अब जो लिगैंड है इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो ये लेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन लेके रखेगा किधर, ये क्वेश्चन है, ये पॉइंट है कि ये इलेक्ट्रॉन ले तो लेगा लेकिन लेके रखेगा, अब उसके पास जेब तो है नहीं तो उसमें थोड़ी रख देगा। तो ये मेटल रखेगा किधर इलेक्ट्रॉन, तो आपको तुरंत एक फंडा समझ में आएगा, अच्छा मेटल जब इलेक्ट्रॉन रखता है या लेना है या देना है, सब कुछ कहाँ होता है ना, आउटर मोस्ट, सही सुना आपने, आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, जो भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर बोलो, है ना, शेयरिंग बोलो, डोनेटिंग बोलो, जो बोलना है बोलो, इलेक्ट्रॉन का कुछ भी लफड़ा होएगा ना तो वो सिर्फ और सिर्फ आउटर मोस्ट शेल के अंदर होता है। बात समझ में आ गई। ठीक, ये जो मेटल होता है ना, याद करो मैं सबसे स्टार्टिंग से बोलते आ रहा हूँ, जनरल डी ब्लॉक होता है। जनरली क्या होता है बेटा, डी ब्लॉक होता है। और बता, अगर डी ब्लॉक का एलिमेंट है, हम लोग ने फर्स्ट लेक्चर में देखा था डेफिनेशन ऑफ डी ब्लॉक, कि भाई डी ब्लॉक का एलिमेंट है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ जाना चाहिए, आखिरी में डी के सब शेल के अंदर जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए। तो ये जो आउटर मोस्ट शेल है, इसके अंदर अगर आप जाओगे, अंदर जाओगे तो आपको सब शेल्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे, सब शेल्स मिलेंगे। कौन कौन सब शेल मिलेंगे, एस मिलेगा, पी मिलेगा, डी मिलेगा, एक्सेट्रा, एफ वगैरह सब मिलेंगे। लेकिन हमको किस में इंटरेस्ट है लाइफ में, डी। किस में इंटरेस्ट है बेटा, डी में इंटरेस्ट है। तो मेरे को ऐसा कहना चाहिए कि ये जो मेटल है वो सबशेल है, डी वाला, और डी के सबशेल के अंदर घुस जाओगे ना तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा कि डी का सबशेल जो होता है ना, उसमें ऐसा 5 डब्बे होते हैं। 5 क्या होते हैं, डब्बे। इन्हें मैं कहता हूँ 5 डीजेनरेट, डीजेनरेट, है ना, ध्यान से सुनना, 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। इसको डब्बे का ऑर्बिटल बता, ये एक डब्बा जो है ना इसे ऑर्बिटल कहते हैं। ऐसे 5 डब्बे हैं, सबकी एनर्जी लेवल सेम है, इसलिए मैं डी जनरेट कहता हूँ। डी जनरेट का मतलब सेम एनर्जी वाले। 5 डी जनरेट ऑर्बिटल होता है बेटा, किसमें, डी में। टी में कितने हो जाते हैं, वैसे 3 डी जनरेट हो जाते हैं, एस में तो एक ही होता है। ठीक है, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। तो ये 5 डब्बे हैं। ठीक, अब ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। मेटल जो है, मेटल, ठीक, अगर ये डी का डब्बा प्रोवाइड कर दे, है ना, मेटल जो है वो डी का डब्बा प्रोवाइड कर दे, कैसे प्रोवाइड करते, देखो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भरे हुए हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, वो डिपेंड करता है ना मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, उस पर डिपेंड करता है कि ये जो डब्बा है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे नहीं होंगे। अगर मैं कह रहा हूँ लास्ट के डी के डब्बे में 5 इलेक्ट्रॉन, तो आप 5 भर देंगे, 1 2 3 4 5 100 के कब 6 हो गए तो आप पेयर कर देंगे, 7 पेयर 8 पेयर, इस तरह से पेयरिंग करेंगे, है ना। अगर मैंने आपसे ऑक्सीडेशन स्टेट में कहा था आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, वो सब बातें आपको पता होगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं कह दूं कि ये डब्बा वेकेंट है, क्या है बेटा, वेकेंट है, खाली है एकदम, ठीक,
तो अगर इसके आसपास कोई लिगैंड आ जाए, लिगैंड के पास जो लिगैंड भी ऑब्वियसली एक एलिमेंट ही है, तो उसके पास भी डब्बा ही होगा, पर उसके डब्बे के अंदर ना बेटा मैं दावे से कह सकता हूँ इलेक्ट्रॉन होगा, है ना, इस तरह से इलेक्ट्रॉन होगा ही, ठीक है, मैं ऐसा दावे से कह सकता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि लिगैंड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, उनके अंदर जो शेल्स होते हैं वो भरे हुए होते हैं, खाली नहीं होते, याद रखिएगा। तो अब क्या होगा, जब लिगैंड ने मेटल की तरफ देखा, लिगैंड सोच रहे भाई हमारे अंदर तो इलेक्ट्रॉन टूट के भरे हुए हैं, ठीक है, तो मेटल सोचता है अजय भाई तू टेंशन क्यों लेता है, मेरे पास तो खाली डब्बे है, आजा तेरे थोड़े से जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको मेरे में डाल दे तो तेरा बोझ हल्का हो जाएगा। जिस चक्कर में क्या करता है लिगैंड जो है ना अपने इलेक्ट्रॉन को इसके डब्बे में डाल देता है, ठीक। तो यहाँ आप समझ पा रहे हो, लिगैंड जो इलेक्ट्रॉन डोनर बन गया, मेटल जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बन गया, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई, तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया। अब सवाल ये है कि ससुरा ये बनेगा कैसे, ऐसा थोड़ी है कि ऐसा गोटी थोड़ी उठा के ऐसा डाल देगा उसके डब्बे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, इसलिए कंसेप्ट आता है हाइब्रिडाइजेशन वगैरह का, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये जो ऑर्बिटल है, ठीक है, ये पांच जो डब्बे है इनका शेप होता है, आप जानते हैं कि नहीं, डी का जो डब्बा होता है वो डम्बेल होता है, उसका शेप डबल डम्बेल ऐसा हम कहते हैं कि नहीं, तो ये इस तरह से होता है ना, आपने तो ये सब पढ़ा ही होगा, ये सब पढ़ा होगा कि नहीं आपने 11th में, तो ये इस तरह से होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसका ध्यान से सुनना, ये पॉइंट बहुत जरूरी है, ये दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे करीब आएंगे करीब आएंगे करीब आएंगे, इसका एम्प्टी ऑर्बिटल, क्या कहा मैंने बेटा, इसका एम्प्टी ऑर्बिटल, ठीक, और उसके एग्जैक्टली नीचे कौन आ जाएगा, एम्प्टी ऑर्बिटल किसका, मेटल का, और लिगैंड का क्या, फुल्ली फिल्ड ऐसा कहना चाहिए, या फिर फील्ड, फुल्ली छोड़ना, फील्ड समझना, फील्ड ऑर्बिटल, ठीक है, प्लॉट समझ कि ये एम्प्टी ऑर्बिटल है मेटल का और ये फील्ड ऑर्बिटल है लिगैंड का, दोनों एक दूसरे के बराबर आ गए यानी ऊपर नीचे आ गए, यानी इस तरह से प्लेस हो गए, यानी मैं कहूँ ओवरलैप हो गए, है ना, शब्द क्या कहना चाहिए मुझे, ओवरलैप हो गए। जब ओवरलैप हो जाएंगे तब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाएगा लिगैंड्स के भरे हुए डब्बे से मेटल के खाली डब्बे के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिगैंड के भरे हुए डब्बे से मेटल के खाली डब्बे के अंदर। अब सवाल यह है लिगैंड के कितने डब्बे भरे हुए हैं, ठीक है, अब ध्यान से सुनना, मैं कहता हूं कि यहाँ पर जो लिगैंड है वो मोनोडेंटेड लिगैंड है, यानी एक ही बॉन्ड बना सकता है, ऐसे 6 लिगैंड है, ठीक, तो जरा बताना मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने बन रहे होंगे, 6 बॉन्ड बन रहे होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनना, मैं अगर कहूँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, कोई भी बॉन्ड क्या होता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो होता है, करेक्ट है, यानी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ही तो होता है ना। और ताज्जुब की बात क्या है, ये जो डब्बा है, एक ऑर्बिटल, इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, ये अपने अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स को हैंडल कर सकता है, एक स्पिन एक एंटी स्पिन, है ना, इस तरह से। तो इसका मतलब मैं समझू कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनना यानी 2 इलेक्ट्रॉन का आना, ठीक। अगर मैं कह रहा हूँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड 6 है, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 6 × 2 यानी 12 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होंगे, ठीक है। मेटल जो है वो एक डब्बा प्रोवाइड करेगा ना बेटा, एक डब्बा, देखना इधर देख, मेटल जो है उसने एक डब्बा प्रोवाइड किया ना, तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को भेज सकता है, यानी एक बॉन्ड बना सकता है। मैं कह रहा हूं कि इसको 6 बॉन्ड बनाने हैं, तो 6 बॉन्ड बनाने हैं यानी 12 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ भेजना है, तो अकोमोडेट करने के लिए यहाँ पर भी 6 खाली डब्बे होने चाहिए ना, अरे भाई ये तो दे देगा 6 बॉन्ड यानी 12 इलेक्ट्रॉन, पर एक्सेप्ट करने के लिए इसके पास खाली डब्बे तो होने चाहिए, इसके अगर डब्बे भरे हुए हैं तो ये थोड़ी ना एक्सेप्ट कर पाएगा। इसका मतलब क्या है, जब कॉम्प्लेक्स बनता है तो मेटल के पास में खाली डब्बे होने चाहिए, ये बात सही है, पर कितने खाली डब्बे वो दे सकता है, जितने लिगैंड्स की डिमांड है। अगर लिगैंड्स कह रहा है कि भाई मुझे 3 खाली डब्बे चाहिए, तो मेटल उसको 3 खाली डब्बे करके देगा, ठीक है, नहीं होगा तो भी वो कैसे भी करके अपने डी के डब्बे खाली करके देगा, ठीक है। तो इस तरह से जब आप एम्प्टी ऑर्बिटल और फील्ड ऑर्बिटल का ओवरलैप करवा पा रहे होंगे तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो पा रहा होगा। कितने इसमें से इसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो डिपेंड करता है कितने। देखो यहाँ से अगर मैं बोल रहा हूँ कि 3 बॉन्ड बन रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर 3 डब्बे खाली होंगे तभी बन रहे हैं, अगर डब्बे खाली नहीं बनेंगे, ठीक है। अगर डब्बे खाली नहीं है तो मेटल अपने आप के अंदर चेंजेस करता है, अपने ऑर्बिटल्स को मूव करता है और कैसे भी करके जगह कर करके देता है, ठीक है। याद रखना लिगैंड्स अपने इलेक्ट्रॉन तो देने ही वाला है, अकोमोडेट करने के लिए जगह है, अच्छी बात है, जगह नहीं है तो मेटल अपने ऑर्बिटल्स के अंदर चेंज करेगा, मेटल अपने ऑर्बिटल्स के अंदर चेंज करेगा और खाली जगह बना करके देगा ताकि लिगैंड्स अपने इलेक्ट्रॉन को रख सके। ये बात दिमाग में आ गई आपके बहुत अच्छे से, ठीक है। तो याद रखना जब ये दोनों हो जाएगा
तो एक नया टाइप का ऑर्बिटल पैदा हो जाएगा जिसके अंदर ये दोनों एक दूसरे से अच्छी तरह से मिक्स हो गए रहेंगे, इन दोनों का शेप बदल गया रहेगा, इन दोनों की प्रॉपर्टीज चेंज हो गई रहेगी। ठीक है, और इसी फंडे को हम कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, जो कि आप लीलन में पढ़ाते हैं ना, एक ऑर्बिटल दूसरा ऑर्बिटल एक दूसरे से ओवरलैप करता है, चाहे एक्सियल करे चाहे लैटरल करे, वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ओवरलैप करने के बाद में एक नया ऑर्बिटल प्रोड्यूस होता है ना, जिसे हम हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसा कहते हैं, और इसकी वजह से हाइब्रिडाइजेशन का फंडा आता है। तो सर आपने ऐसा क्यों कहा कि सिर्फ डी का काम है? हाइब्रिडाइजेशन में तो हमने सीखा है बहुत सारे ऑर्बिटल कंबाइन हो सकते हैं, यानी एसपीडी सारे कंबाइन हो सकते हैं, यही तो डी तो होने ही वाला है, लेकिन उसके साथ साथ में एस और पी भी हो सकता है, ये बात भी आपको भूलनी नहीं है, यही अपना पोस्टुलेट का सेकंड पॉइंट होने वाला है। ठीक है, तो ये प्लॉट मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, तो अब इस प्लॉट के हिसाब से अगर मैं एक एक करके सारे पोस्टुलेट लिखने की कोशिश करूं तो आपको हर एक बात धीरे धीरे करके समझ में आ जाएगी। सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बता दूं, किसके बारे में बात करेंगे? मेटल के बारे में बात करेंगे कि मेटल जो है वो क्या करता है बेटा, खाली डब्बे प्रोवाइड करता है। क्या सिर्फ डी का डब्बा प्रोवाइड करता है? नहीं, ये डी के साथ में एस और पी भी प्रोवाइड करके दे सकता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक, कैसे डब्बे होते हैं खाली याद रखना। ठीक है, फिर हम बात करेंगे किसकी, लिगैंड की बात करेंगे कि भाई लिगैंड जो है उसका डब्बा कैसा होता है, भरा हुआ होता है। तो वो जो भरा हुआ डब्बा है वहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा किसके अंदर, खाली डब्बे के अंदर। ये बात सही है। अब सवाल ये है कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने वाले हैं? मैं कह रहा हूं अगर 6 बॉन्ड बनने वाले हैं, यानी 12 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने वाले हैं, तो उसको अकोमोडेट करने के लिए जितने भी डब्बे लगेंगे वो कौन प्रोवाइड करेगा? मेटल प्रोवाइड करेगा। सर नहीं होंगे तो वो अपने अंदर चेंजेस करके प्रोवाइड करेगा, लेकिन प्रोवाइड जरूर करेगा। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ पा रही होगी, करेक्ट? जिसकी वजह से क्या होगा, जो फील्ड ऑर्बिटल है उसमें से एम्प्टी ऑर्बिटल की तरफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कब होगा? जब दोनों एक दूसरे को क्या करते रहेंगे, ओवरलैप करते रहेंगे। ठीक है, इसके वजह से दोनों के जो ऑर्बिटल से मिक्स हो जाएंगे, रिकास्ट हो जाएंगे, और नया सा एक ऑर्बिटल बनेगा। जैसे ये बॉक्स है, ये पूरा एक नया ऑर्बिटल बन चुका है जो मिक्स और रिकास्ट हो चुका है इन दोनों को मिला करके। ठीक है, तो इसी ऑर्बिटल को मैं कहूंगा हाइब्रिड ऑर्बिटल, जिस वजह से हाइब्रिडाइजेशन ऐसा कंसेप्ट आता है हमारे पास में, जो हमने 11th में ऑलरेडी सिखाया था। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बाद में ये 8 पोस्टुलेट सीखने के बाद में इसको अप्लाई करेंगे बहुत सारे कंपाउंड पे, और फिर वो बहुत सारे कंपाउंड का आपको असली फंडा समझ में आ जाएगा कि हाँ ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किस तरह से बनता है, क्यों बनता है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट पॉइंट जो हम लिखेंगे बीबीटी के पोस्टुलेट के अंदर, पॉइंट नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखिए, द सेंट्रल मेटल provides vacant d orbitals. The central metal provides vacant d orbitals for formation of coordinate bond. For formation of coordinate bond by ligands. ठीक है, ये पहला पॉइंट है कि सेंट्रल मेटल जो है वो वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो कौन बनाने वाला है, लिगैंड। दूसरा पॉइंट में कहूंगा, क्या सिर्फ डी का डब्बा होता है? नहीं, आप कहेंगे एस और पी भी होता है। फिर यहां लिख दूंगा मैं along with vacant d orbitals, ठीक है, vacant p and vacant s are also provided by central metal during hybridization. ठीक है, जब हाइब्रिडाइजेशन करना होगा तो वेकेंट डी के साथ साथ वेकेंट एस और वेकेंट पी भी ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करने की क्षमता रखता है सेंट्रल मेटल। यहां आपको ये बात पता होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, देखिए, तीसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। द नंबर ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल्स, है ना, प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल मेटल इज इक्वल टू, है ना, बोलो सेंट्रल मेटल कितने वेकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा? जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, यानी जितना लिगैंड्स बॉन्ड बनाना चाहता है। ठीक है, द नंबर ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल्स प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल मेटल इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर। एक्चुअली टेक्स्ट बुक में ये पॉइंट ऐसे दिया है कि
number of vacant orbitals provided by the central metal is equal to the number of donor atoms surrounded by the central metal। ऐसा उसका मतलब यही है कि कोऑर्डिनेशन नंबर जितना बनेगा, बाकी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट आ गया। इसके साथ मैं फोर्थ पॉइंट में आपसे क्या कर रहा हूँ, ठीक है, द वेकेंट, ये देखिए ये पॉइंट फिर से, वेकेंट ऑर्बिटल जो है करेक्ट है, कितने प्रोवाइड होंगे, जितना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है, ये बात ध्यान में रखिएगा। फोर्थ पॉइंट आपको तुरंत बता देगा कि when vacant orbital of metal overlaps, क्या कहा मैंने, overlaps with filled, है ना, orbital of ligand। ठीक है, लिगैंड का फील्ड ऑर्बिटल और सेंट्रल मेटल का वेकेंट ऑर्बिटल जब एक दूसरे को क्या करेगा, ओवरलैप। ठीक है, when the vacant orbital of the central metal overlaps with the filled orbital of the ligand, there is formation of coordinate bond। ठीक है, there is formation of coordinate bond। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपसे कहूंगा वो है दी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब ये ओवरलैपिंग हो पा रहा होगा तो जो ऑर्बिटल्स है वो मिक्स हो जाएंगे, रिकास्ट हो जाएंगे और नए टाइप के ऑर्बिटल्स बन पा रहे होंगे, है ना। उस नए टाइप के ऑर्बिटल्स को हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इसलिए नेक्स्ट पॉइंट में हाइब्रिड ऑर्बिटल पे लिख रहा हूं कि द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड आर along the direction of ligands। जो भी ऑर्बिटल फॉर्म हो रहा होगा, जो भी शेप का फॉर्म हो रहा होगा, वो हमेशा लिगैंड के डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगा, क्योंकि वहीं से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। ठीक है, ये पॉइंट जरा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कितने पॉइंट हो गए, 1 2 3 4 5, अभी 1 2 पॉइंट और है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, the n-1d orbital और nd ऑर्बिटल। ठीक है, ये ऑर्बिटल का नाम है। n यहाँ मैंने आपको ऑलरेडी बताया, n मतलब हाईएस्ट नंबर ऑफ शेल होता है, उसमें से -1 यानी पेनल्टीमेट, ऐसा मैंने कहा था स्टार्टिंग में, है ना। तो पेनल्टीमेट d या फिर अल्टीमेट d, ठीक है, ये नाम है ऑर्बिटल का, है ना। पेनल्टीमेट डी या अल्टीमेट डी, n-1d ऑर्बिटल और nd ऑर्बिटल अलाउज अस टू क्लासिफाई complexes into inner complex और outer complex। ठीक है, कॉम्प्लेक्स का जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इसका क्लासिफिकेशन आता है आगे जाके कि वो जो कॉम्प्लेक्स है वो इनर कॉम्प्लेक्स है या आउटर कॉम्प्लेक्स है, ऐसा हम कहते हैं। लैंग्वेज ऑफ, इट इज अ लैंग्वेज ऑफ थियोरी ऑफ बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये n-1d ऑर्बिटल या nd ऑर्बिटल से पता चलता है। कैसे, वो नेक्स्ट पॉइंट में बताता हूँ। n-1d ऑर्बिटल if it is used in hybridization, अगर जब हाइब्रिडाइजेशन बना रहे हो आप, हाइब्रिडाइजेशन आप मैं बताऊंगा कैसे बनाते हैं, सब सिखाऊंगा, लेकिन उस हाइब्रिडाइजेशन के दौरान अगर n-1d ऑर्बिटल यूज हुआ है तो उसे कहते हैं इनर कॉम्प्लेक्स, क्योंकि अंदर का है ना n, बाहर तो क्या है n है, n में से एक कम कर दो तो अंदर आ जाएगा ना। बाहर अगर 4 है तो अंदर वाला क्या हो जाएगा, n-1 क्या हो जाएगा, 3, अंदर वाला ऑर्बिटल हो जाएगा। इसलिए n-1d ऑर्बिटल इफ इट इज यूज्ड इन हाइब्रिडाइजेशन द कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड, बोलो, इनर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और इसीलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट और क्या कह सकते हैं कि nd ऑर्बिटल इफ इट इज यूज्ड इन हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, द कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड, बोलो क्या कहना चाहिए, आउटर कॉम्प्लेक्स, ऐसा कहना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से मैंने वीवीटी के सारे पॉइंट्स अभी यहाँ पर कवर कर लिए हैं। ठीक है, इसके अलावा एक ऐसा पॉइंट है जो टेक्स्ट बुक में मेंशन नहीं किया लेकिन मुझे बताना है।
ठीक है, क्यों ऐसा करना है? क्योंकि जब हम आगे सम सॉल्व कर रहे होंगे तो एक और नया कंसेप्ट निकल करके आएगा। अगर मैं पॉइंट वहां पर एक्सप्लेन करूंगा आपको जैसे टेक्स्ट बुक में दिया है, आपके मन में बहुत ही डाउट्स पैदा हो जाएंगे कि सर ये कहां से आ गया, कैसे आ गया, इसलिए मैं इसमें बता रहा हूँ। ठीक है, पर जब आपसे एग्जाम में कहे राइट विद पोस्टुलेट्स ऑफ वीबीटी, तो आप फटाफट ये सारे पोस्टुलेट लिख के आना। ठीक है, बस इतना ही लिख के आना, जैसे दिया है बोर्ड पे वैसे ही, ज्यादा हाई फाई इंग्लिश लिखने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, टीचर को मार्क्स मिल जाएंगे आपको पूरे, यहाँ तक अच्छे से लिख के आना है। ठीक है, अब मैं जो पॉइंट बता रहा हूँ वो आपको कहीं पे भी लिखना नहीं है, वो बॉक्स में आप नोट बना करके नोटबुक के ऊपर कहीं पे लिख दीजिए, कहीं पे किसी को बताना नहीं है वो पॉइंट। ठीक है, देखिए ध्यान से सुना, देखिए वो जो पॉइंट है वो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वो लिगैंड के बारे में है। ठीक है, अब जो लिगैंड होता है बेटा ये दो टाइप का जाता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, लिगैंड जो है इसका क्लासिफिकेशन मैं बता रहा हूँ, कहीं पे बताना नहीं किसी को, ये बहुत गुप्त पॉइंट है, सीक्रेट पॉइंट है, किसी को नहीं बताना है। ठीक है, सिर्फ हमको पता होना चाहिए कि लिगैंड जो है वो दो तरह का होता है। एक जो होता है उसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, ठीक, और एक जो है हम उसे कहते हैं वीक फील्ड लिगैंड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, वीक फील्ड लिगैंड। जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है ना, ठीक है, ये कौन कौन है देखो मैं आपको एक ऑर्डर बताता हूँ। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनिल जिसे हम कहते हैं, ठीक है, फिर इथिलीन डायमाइन, फिर साइनाइड, और फिर अमोनिया। ठीक है, और अगर आपको देखना है तो इसके बाद भी अमोनिया के बाद आता है EDTA। ठीक है, इस तरह से, तो मैं इसे ऐसे याद रखता हूँ, कोई इन्हें सुने नहीं EDTA, जस्ट वे टू रिमेम्बर, को मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, इन्हें यानी इथिलीन डायमाइन EN, सुने यानी साइनाइड, और नहीं यानी अमोनिया यानी EDTA, तो आपको पता है इथिलीन डायमाइन टेट्राएसिटिक एसिड हेक्साडेंटेट लिगैंड एक टाइप का। ठीक है, तो ये इस तरह से मैंने ऑर्डर बताया हुआ है। तो ये जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर है किसका, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड का। मोस्ट स्ट्रॉन्ग लिगैंड इज कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, और ये भी स्ट्रॉन्ग में ही आता है। इसके अलावा जितने भी लिगैंड है वो सारे के सारे वीक फील्ड है। कौन, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, OH हो गया, एक्सेट्रा, जितने भी लिगैंड है सारे के सारे वीक फील्ड है। सिर्फ यही स्ट्रॉन्ग फील्ड है, आपको याद रहेगा, सिर्फ यही स्ट्रॉन्ग फील्ड है। इसके अलावा जितने भी लिगैंड आने वाले आपके लाइफ में सबके सब कैसे रहेंगे, वीक फील्ड रहेंगे। तो सर इसका मैं क्या करूँ स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड का जान के, ये बताने की कोशिश करता हूँ। देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड जो है इसका एक पॉइंट समझो, है ना, इट कॉजेज पेयरिंग इफेक्ट, इट कॉजेज पेयरिंग इफेक्ट ड्यूरिंग हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ध्यान से सुनना, बहुत सीक्रेट पॉइंट है, कहीं नहीं दिया लिख के। ठीक है, ये टाइप के जो लिगैंड होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होते हैं, ये जब बॉन्ड बनाते हैं ना तो इनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होता है सेंट्रल मेटल की तरफ, या फिर बॉन्डिंग की तरफ, या फिर ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग की तरफ, बहुत स्ट्रॉन्ग एक इन्फ्लुएंस बना के रखता है ये वाले लिगैंड्स, है ना, उनके शेप, साइज और ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक मोशन की वजह से। जिसकी वजह से क्या होता है, वो जो है वो पेयरिंग इफेक्ट करवाते हैं। बेटा ध्यान रखना, पेयरिंग इफेक्ट भूलना नहीं, पेयरिंग इफेक्ट समझाऊंगा धीरे धीरे, मैं आऊंगा इस पे। पेयरिंग इफेक्ट करवाता है, ये बात आपके दिमाग में डाल दो। ठीक है, और इंग्लिश भाषा में इस पेयरिंग इफेक्ट को स्पिन पेयर इफेक्ट ऐसा भी नाम दिया गया है, स्पिन पेयर इफेक्ट ऐसा भी नाम दिया गया है। यही सेम चीज वीक फील्ड लिगैंड कर सकता नहीं, वीक फील्ड लिगैंड ऐसी कोई इफेक्ट बताता नहीं है। ठीक है, तो सर इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा, जो कॉम्प्लेक्स है, जो कॉम्प्लेक्स है ये दो तरह का बनेगा। ठीक है, कैसे दो तरह का बनेगा, एक जिसे हम कहते हैं लो स्पिन और एक जिसे हम कहते हैं हाई स्पिन। ऐसा क्लासिफिकेशन है एक टाइप का कंपाउंड का, जैसे लिगैंड को हमने कैसे कह दिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, वीक फील्ड लिगैंड, वैसे कॉम्प्लेक्स का एक क्लासिफिकेशन आएगा बहुत हायर लेवल पे जिसे कहते हैं लो स्पिन एंड हाई स्पिन। तो ये सब क्यों हो रहा है, लो स्पिन हाई स्पिन क्यों हो रहा है, लिगैंड्स की वजह से हो रहा है। क्यों, लिगैंड्स के दो टाइप है इसलिए कॉम्प्लेक्स के दो टाइप है। अगर लिगैंड स्ट्रॉन्ग फील्ड से चलता हुआ इनमें से कोई एक लिगैंड आपने देखा, ठीक है, ये स्पिन पेयरिंग इफेक्ट करवाता है जिसे स्पिन पेयर इफेक्ट ऐसा कहते हैं, तो आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो लो स्पिन बनता है। ये बात दिमाग में डाल दो, क्या बात दिमाग में डाल दो। आपने कोई लिगैंड देखा हाइब्रिडाइजेशन के टाइम पे, उसके पहले कभी भी नहीं, हाइब्रिडाइजेशन जब सॉल्व करेंगे, जब आपको बोलेंगे कि चलो इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालो या इसकी बॉन्डिंग बताओ, ऐसा कुछ कहेंगे तो ही ये दिमाग में लाने का कि लिगैंड जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड तो नहीं है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो इनमें से कोई होगा, अगर इनमें से कोई नहीं है तो बाय डिफॉल्ट वो की तरह गया वीक फील्ड में, उस क्वेश्चन को वहीं खत्म कर दो। वीक फील्ड है तो आगे बढ़ना ही नहीं है, खत्म हो गया बात वहीं। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो इनमें से कोई एक है कि नहीं चेक करिए, है ना, फिर आपको समझ में आएगा कि ये अगर होगा
तो कॉजेस पेयरिंग इफेक्ट, जिसको हम स्पिन पेयर इफेक्ट भी कहते हैं इंग्लिश में, और जिसकी वजह से जो कॉम्प्लेक्स है वो लो स्पिन कैटेगरी का पैदा होता है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो हाई स्पिन कैटेगरी का पैदा होता है, जो कि कहां से आता है, वीक फील्ड लिगैंड से आता है। ये बात आपके दिमाग में आप अच्छी तरह से डाल दो। ठीक है, तो ये अच्छे से जो 7-8 पॉइंट मैंने बताया है वीबीटी के, ठीक है, उसको तो लर्न कर ही लीजिए 2-2 बार लिख करके, और ये बहुत अच्छे से जो लिगैंड्स है इसका पॉइंट लिख लीजिए। अब मैं आपको सिखाता हूँ हाउ टू अप्लाई वीबीटी ऑन कंपाउंड्स। ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में 10 पॉइंट और दिए हैं कि कैसे अप्लाई करना चाहिए एक्सेट्रा। मैं वो प्रोसीजर फॉलो नहीं करने वाला हूँ, मैं आपको सीधा सीधा बता दूंगा क्या क्या सोचना है और कैसे अप्लाई करना है, बात खत्म। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि वीबीटी को कैसे अप्लाई करते हैं। ये प्रोसीजर जो है हम लोग को फॉलो करना है। ठीक है, इसी को फॉलो करिएगा, टेक्स्ट बुक में भी दिया है, वो मुझे इतना खास नहीं लगा, ये एकदम परफेक्ट है, फटाफट आपको आंसर आता है। ठीक है, देखिए हाउ टू अप्लाई वीबीटी, मैं डायरेक्ट अप्लाई करके प्रोसीजर फॉलो करके आपको सिखाता हूँ। ठीक है, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स मैंने जो यहाँ पर लिया हुआ है, देखो CONH3 6 टाइम्स +3 इसका यूपीएससी नेम वगैरह वो सब तो आपको आना ही चाहिए अब तक। ठीक है, क्योंकि अभी हम एडवांस लेवल पे आ गए चैप्टर में। ठीक है, चलो इसमें अभी बॉन्डिंग दिखाने का है, बोला है कि शो वीबीटी या डिस्क्रिप्शन ऑफ वीबीटी, ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, तो कैसे अप्लाई करेंगे। फर्स्ट सबसे पहले देखिए सेंट्रल मेटल को देखना है, सेंट्रल मेटल के अंदर क्या करना है। सेंट्रल मेटल कौन है, कोबाल्ट। ठीक, मैं लिखते चलता हूँ, देखो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट मैं लिख दिया, सेंट्रल मेटल कौन आ गया बेटा, कोबाल्ट आ गया। कोबाल्ट का CO ऐसा कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले उसका एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर कितना है कोबाल्ट का। ठीक है, बताओ सर एटॉमिक नंबर 27। ठीक है, ये उसका एटॉमिक नंबर है। नेक्स्ट उसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करो। अभी इसके अंदर अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखेंगे तो क्या होगा बोलो, यहाँ पे कोबाल्ट का X हमको पता नहीं है। ठीक है, अमोनिया 0 × 6 = 0 है ना, और बॉक्स पे चार्ज क्या है +3, तो X = +3 हो गया कि नहीं। तो कोबाल्ट जो है वो +3 स्टेट के अंदर है, ये आपको समझ में आ गई बात। ठीक है, अब आप लिखेंगे उसका ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन। ठीक, ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन यानी क्या, पहले आपको कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आना चाहिए। चलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, जो तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया था। कैसे, अगर मैं आर्गन का स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन लेता हूँ तो 18 इलेक्ट्रॉन तो यही हो गए, अब बाकी के इलेक्ट्रॉन्स फिल कर देंगे। ठीक है, कैसे आएगा 3D7 4S2। ठीक है, ये मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में सिखाया था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने नहीं आता है तो आप यहाँ फेल हो जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखने आना ही चाहिए। ठीक है, चलो ठीक है, ये कंसेप्ट खत्म हो जाएगा, उसके बाद लास्ट लेक्चर में आपको वो बता दूंगा। ठीक है, लेकिन आता है तो ठीक है, नहीं आता तो बता दूंगा बाद में आप मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको बाद में बता दूंगा। ठीक है, तो आर्गन 3D7 4S2 यूं मैंने लिखा हुआ है इस तरह से। ठीक है, कि फिर मैं आपको सिखाऊं पहले कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। ठीक है, चलो मेरे को लगता है बता देना चाहिए एक बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलिए देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, लिख देना स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल। ठीक है, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, फालतू दिल्ली पब्लिक स्कूल फालतू दिल्ली पब्लिक, क्यों इस तरह से मैंने ऑलरेडी बताया भी होगा क्लासेस में बहुत बार। ठीक है, इस तरह से लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे इसके आगे नंबर होते हैं, इन सब की कैपेसिटी हमको पता होती है ना, S की कैपेसिटी 2 होती है, P की 6 होती है, D की 10 होती है, F की 14 होती है, ये कैपेसिटी है। ठीक है ना, इसको हम लोग भरते हैं। ठीक है, इसके आगे भी जो नंबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4, 1 में क्या होता है S, 2 में क्या होता है SP, 3 में क्या होता है SPD, और 4 में क्या होता है SPD और F सब होता है। तो अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि कोबाल्ट है, करें कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 है, चलो इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो आप इस फॉर्मेट में लिखते चले जाएंगे कि नहीं। ठीक है, तो समझो मैंने यूं लिख दिया SSES, ऐसा मैंने लिख दिया, इधर तक मैंने लिखा। अभी शुरू करना चाहिए। अब पहली बार ऐसा आ रहा है तो 1 में होगा, करेक्ट है कि नहीं, तो ये कैंसिल हो गया, देखिए ये आपने यूज कर लिया। अब दूसरी बार ऐसा आ रहा है, दूसरी बार एस कहाँ पर है 2 में है, तो यहाँ पर 2 लिखना चाहिए कि नहीं। फिर पहली बार P आ रहा है, देखो पहली बार P कहाँ आ रहा है 2 में आ रहा है कि नहीं, तो फिर यहाँ पे मुझे आगे 2 लिखना चाहिए। हाँ कि ना, तो ये भी मैंने यूज कर लिया। अब आगे देखिए फिर से ऐसा आ रहा है, तीसरी बार जो ऐसा आ रहा है वो किस में है 3 में है, तो 3 लिखना चाहिए। फिर जो यहाँ पे P आ रहा है, P किस में है 3 में ही है कि नहीं, तो 3 लिखना चाहिए यहाँ पे। अब फिर से S आ रहा है ना मेरे पास, तो मैंने 3 का P और S तो यूज कर लिया। अब जो फिर से S आ रहा है वो किसका होगा 4 का होगा, तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना चाहिए 4 लिखना चाहिए। अब मेरे पास पहली बार D आ रहा है लाइफ में, पहली बार D किस में है 3 में, वो कैंसिल नहीं हुआ है, तो यहाँ पे 3 लिख दूंगा और फिर ये कैंसिल कर दूंगा। अब फिर P आ रहा है, तो P किसका होगा 4 का होगा। इस तरह से मैंने ये कर लिया। अब 27 इलेक्ट्रॉन भरना है ना, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, करेक्ट ना, 2 2 ये कितना हो गया 4, और 6 कितना हो गया 10, और 2 कितना हो गया 12, और 6 कितना हो गया 18, और 2 कितना हो गया 20,
तो अभी कितने बाकी है 7, और डी की कैपेसिटी कितनी है 10, तो इसमें 7 आ जाएंगे कि नहीं। तो ये आगे का जो कॉन्फ़िगरेशन है 4p, फिर ये जो s आने वाला है वो किसका होगा 5s का होगा। ये 0 है, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब ये डिब्बे खाली है, इसको जाने दीजिए, इसको नहीं भी लिखेंगे तो चलता है। समझ में आई बात, ठीक है। तो ये मेरा जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गया। इसमें से अगर यहाँ तक देखूं तो ये कॉन्फ़िगरेशन 18 इलेक्ट्रॉन्स का है, जिसको मैं क्या कहता हूँ आर्गन कहता हूँ इस तरह से। तो उसके बाद ही का तो लिखा था मैंने 4s2n 3d7 इस तरह से। तो ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी अच्छे से लिखने आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपसे कोई गलती होनी नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए, तो अभी ये सब चलते रहेगा, मैं आगे उस एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हुए चलते हैं। तो देखिए उस एग्जाम्पल क्या था जरा देख लेते फिर से एक बार। कोबाल्ट था, अमोनिया था 6 बार, और ये बॉक्स के ऊपर प्लस था, ठीक है। फिर से एक बार अप्लाई करते चलो। सेंट्रल मेटल को देख लेंगे क्या है कोबाल्ट, ठीक है। फिर उसका एटॉमिक नंबर क्या है 27, ठीक है। उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो मैं लिख दूंगा कोबाल्ट के ऊपर +3 चार्ज है, यूं इस तरह से, ठीक है। अब ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको क्या करना होता है, आपको करना होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पता, ठीक। तो दोनों के लिए लिखेंगे। इसके लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो क्या आएगा कि भाई आर्गन है, ठीक है। फिर क्या है 4s2 आता है और 3d7 आता है, बराबर। चलिए, अब मैं अगर कोबाल्ट +3 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो क्या होगा, इसी इलेक्ट्रॉन में से +3 यानी 3 इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएंगे। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स कैसे गायब हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जो है अगर आपको रिमूव करना होता है तो पहले आप बाहरी शेल से रिमूव करते हैं और फिर अंदर की शेल से रिमूव करते हैं कि नहीं। तो 4 और 3 यहाँ पर कौन सा शेल बाहरी होगा, सबसे बड़ा शेल होता है वो बाहरी होता है। तो इधर 4 है वो बाहरी शेल है, अल्टीमेट शेल है, और 3 जो है वो 4 के अंदर है यानी n-1 है, यानी पेनल्टीमेट शेल है। तो 3 इलेक्ट्रॉन कैसे जाएंगे, तो पहले 3 यानी 2 तो यहाँ से चले जाएंगे, तो 4s क्या हो जाएगा 0, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। अब 1 इलेक्ट्रॉन और चले जाएगा, है ना, 3 जाने चाहिए, नहीं जाने चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन। अब 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ से चला जाएगा d7 से चल जाएगा, तो ये हो जाएगा d6 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने कोबाल्ट +3 का भी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिख दिया। अब उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। इसका रिप्रेजेंटेशन का मतलब बॉक्स डायग्राम लिखना चाहिए, बॉक्स डायग्राम। तो ये आर्गन तो होगा ही यूं इस तरह से। बॉक्स डायग्राम में देखिए पहले डी लिखता हूँ फिर एस, डजंट मैटर। तो ऐसे लिख देता हूँ कि ये जो डब्बा है वो 3d का है और उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स है। डब्बे कितने होते हैं डी के अंदर 5, 1 2 3 4 5 इस तरह से, ठीक है। और इधर जो है वो क्या है 4s है जो इस वक्त 0 है और उसका तो एक ही डब्बा होता है। चलिए, अभी इलेक्ट्रॉन फिल करने का समय आ गया। इलेक्ट्रॉन कितना है बेटा डी के अंदर 6 है, तो हंस रूल को फॉलो करते हुए 1 2 3 4 5 भर दिया, और 6 वाला जो है वो पैर हो गया, ऐसा हम कहते हैं पैर हो गया, ठीक है। तो यहां तक हम लोग ने ये कर लिया, यहाँ पर अपना फर्स्ट स्टेप खत्म हो गया, ठीक है। ये अपना फर्स्ट स्टेप था, ये खत्म हो गया। सेकंड स्टेप की ओर बढ़ते हैं। सेकंड स्टेप क्या कहता है देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर। अमोनिया जो है वो न्यूट्रल लिगैंड है, मोनोनेटेड यानी एक ही बॉन्ड बनाता है, ऐसा 6 है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 6। तो मैं यहाँ लिख दूंगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 है। इसका मतलब क्या होता है 6 डेटिव बॉन्ड बनने वाले हैं, सही है कि नहीं। 6 डेटिव बॉन्ड, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 डेटिव बॉन्ड में 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये सब बातें हमको पता है, ठीक है। नेक्स्ट, कैलकुलेट द डेटिव बॉन्ड्स दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल्स रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर 6 डेटिव बॉन्ड हमने कैलकुलेट कर लिए। इसका मतलब 6 डब्बे हमको रिक्वायर्ड है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, 6 वेकेंट ऑर्बिटल्स आर रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं कि therefore 6 vacant orbitals are required, ठीक है। और ये जो रिक्वायरमेंट है वो कौन पूरी करेगा, सेंट्रल मेटल ही पूरी करता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ पा रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब थर्ड पॉइंट पे चल देते हैं। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, ऑब्जर्व द लिगैंड्स। ये थोड़ा पेचीदा पॉइंट है, इसको मैं धीरे धीरे समझाता हूँ। लिगैंड्स को ऑब्जर्व करिए, ठीक है, क्योंकि लिगैंड से आपको पता चलेगा कि आगे क्या करना है। लिगैंड या तो स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा या तो वीक फील्ड होगा। अगर देखो लिगैंड वीक फील्ड है तो कुछ करने की जरूरत नहीं, कीप एज इट इज और आगे आगे बढ़ते चलिए, ठीक है। पर अगर लिगैंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड यानी कौन, कोई इन्हें सुने नहीं, को कार्बन मोनोऑक्साइड, इथिलीन डायमाइन, साइनाइड, अमोनिया, यूरिया, इसमें से अगर कोई है जो मैंने पहले बताया था स्ट्रॉन्ग फील्ड, तो क्या होता है स्पिन पेयर होता है। क्या होता है, स्पिन पेयर होता है। और एक न्यू ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पे जो है ये ओल्ड ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन है जो आपको आपने अभी ढूंढा। पर अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होगा ना तो ये अपने आप को चेंज कर देता है और एक नया रिप्रेजेंटेशन बनाता है, जिसको आपको फॉलो करना होगा अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है तो। बात समझ में आ पा रही होगी उम्मीद है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अभी लिगैंड्स को ऑब्जर्व करते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ थर्ड पॉइंट, ठीक है। लिगैंड
इज अमोनिया NH3। देखो NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड है कि नहीं, तो मुझे लिखना चाहिए लिगैंड इज अमोनिया अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। ठीक है, तो उसके वजह से क्या होगा, स्पिन पेयर होगा, कॉजेज स्पिन पेयर इफेक्ट। ठीक है, अब मैं आपको मतलब समझाता हूँ स्पिन पेयर इफेक्ट का क्या होता है मतलब। ठीक है, चलिए स्पिन पेयर इफेक्ट का मतलब देखिए, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स occur before hybridization in orbitals of metal। ठीक है, स्पिन पेयर का मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयर होना शुरू हो जाएंगे। पेयर होना शुरू हो जाएंगे कहां पर, मेटल का जो ऑर्बिटल है वहां पर। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लोग अप्लाई करते हैं कॉजेज स्पिन पेयर इफेक्ट। ठीक है, देखिए इसको मैं अभी वापस कॉपी पेस्ट करूंगा क्योंकि नया रिप्रेजेंटेशन मिलने वाला है कि नहीं। तो ये कैसे आ जाएगा, देखो कोबाल्ट +3 का है ना ये कॉन्फ़िगरेशन, तो इस तरह से आएगा कि आर्गन मुझे लिखना चाहिए और डी ऐसा लिखना चाहिए, और ये है 4s0 और ये है 3d6, जिसमें 1 3 4 5 और ये 6 इलेक्ट्रॉन यूं है। अब स्पिन पेयर का क्या मतलब होता है, देखिए स्पिन पेयर का मतलब होता है ये दोनों कंबाइन होके एक बन जाएंगे, ये दोनों कंबाइन होके एक बन जाएंगे, ये दोनों कंबाइन होके एक, मतलब अंदर ही ये जो अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स है, ये तो पैरा वाला तो पैर हो गया, इसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अनपेयर्ड है, ये अनपेयर्ड है, ये अनपेयर्ड है, ये अनपेयर्ड है, जितने भी अनपेयर्ड है आपस में पैर हो जाएंगे, आपस में पैर हो जाएंगे हंट्स रूल के खिलाफ। हंट्स रूल ने क्या बोला था, जब तक ऐसा सबका सब पॉजिटिव भर जाएगा उसके बाद भी नेगेटिव भर के आप पैर कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, जो कि होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हंट्स रूल फेल हो जाता है, हंट्स रूल नहीं फॉलो होता है और ये यहाँ पर खुद ही स्पेयरिंग हो जाती है। देखो क्या हो जाएगा, ये जो है वो यहाँ आ जाएगा और फिर ये दोनों मिलकर एक में आ जाएंगे। तो नया जो है ऑर्बिटल वो किस तरह से बनेगा, ये रहेगा 3d6 ही रहेगा ना भाई, 1 2 3 4। देखिए ये तो था ही, ठीक, अब ये देखो एक तो यहाँ पहले से था, अब ये वाला उड़ करके इसके अंदर आ जाएगा, तो यूं इस तरह से पैर हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, फिर देखो ये 1 2 3 4 हो गए, अब 2 बाकी है ना, तो उसको भी यूं मैंने पैर कर दिया ऐसा करके। ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर देखो 2 वेकेंट ऑर्बिटल्स जनरेट होकर के मिलेंगे, यहाँ पर देखो क्या मिलेंगे बेटा, 2 वेकेंट ऑर्बिटल जनरेट होकर के मिलेंगे, जो यहाँ पे मिल रहे थे क्या, नहीं, जो कब मिले, जब इलेक्ट्रॉन स्पिन पेयर हो गए। ठीक है, ये स्पिन पेयर क्यों हुआ, किसकी बदौलत हुआ, अमोनिया की बदौलत हुआ। अमोनिया बोलता है कि मुझे तेरे अंदर इलेक्ट्रॉन्स रखने हैं, तो कोबाल्ट बोलता है भाई कैसे रखेगा, मेरे पास तो खाली डब्बा है ही नहीं। तो अमोनिया बोलता है मैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, मैं एक ऐसा फील्ड क्रिएट करेगा तेरे को मजबूर कर देगा कि तू अपने इलेक्ट्रॉन्स को अगेंस्ट द हंट्स रूल पैर करवा दे और मेरे लिए जगह खाली करवा दे। तो कोबाल्ट बोलता है ठीक है, आप स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड हो, इसके लिए मैं आपकी बात मानता हूँ, अगर आप वीक फील्ड लिगैंड होते तो मैं आपकी बात मानता क्या, नहीं, तो स्पिन पेयर इफेक्ट होता क्या, नहीं। तो कोबाल्ट बेचारा क्या करता है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड की वजह से है ना अपने अंदर पेयरिंग करवा देता है। ठीक है, जिसकी वजह से उसने वेकेंट ऑर्बिटल्स को प्रोड्यूस किया इस तरह से। फिर भी बेचारा कोबाल्ट देखो, कोबाल्ट बोल रहा था कि अच्छा मैं कर तो रहा हूँ वो सब तो ठीक है, पर आपको एक्चुअली कितने डब्बे चाहिए, तो ये बोलेगा जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड है 6, तो कितने वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए 6, और कोबाल्ट जबरदस्ती करने के बावजूद भी कितने बना पाया, 2 ही बना पाया। और ऑब्वियसली बाहर का एक 4s ये तो है ही ना, ये तो खाली पड़ा है, 4s0 ये तो खाली पड़ा है इस तरह से। तो कोबाल्ट कितने जनरेट कर पाया, 2, और एक पहले से खाली पड़ा हुआ था। अभी भी और कितने चाहिए, 3 अभी भी चाहिए, वो कहां से लाएगा। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि कौन अरेंजमेंट करता है डब्बों का, खाली डब्बों का, सेंट्रल मेटल, तो कोबाल्ट ही लाएगा। कैसे लाएगा, देखो जब आप ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख रहे होंगे तो इस वक्त हम लोग कहाँ खड़े हैं, 3D और 4s पे खड़े हैं कि नहीं, यानी यहाँ पर कहीं है। ठीक है ना, अगर आप लिखेंगे कॉन्फ़िगरेशन पूरा तो आपको इस तरह से कुछ मिलेगा। ठीक है, देखिए हम यहाँ पर है 3D 4s, इसके आगे हम जाएंगे ना तो ये देखो ये P है ना, P ये किसका है, 4p का है, 4p है, तो इसके आगे भी डब्बा है 4p का, 4p ऑर्बिटल इज देयर, बट ये कितना है, 3 डब्बा होता है ना p का इस तरह से। बोले भरा हुआ है, खाली है, तो भरा हुआ होगा ही नहीं, खाली ही होगा, यहाँ के आगे के सारे ऑर्बिटल खाली तो है। ठीक है, तो कोबाल्ट जो है वो अपने 2 दे रहा है, एक पहले से था, और अगर वो 4p के भी 3 ऑर्बिटल खींच ले
तो 3 और हो जाएंगे, तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 डब्बे हो गए। तो 6 डब्बे 12 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, यानी 6 डेटिव बॉन्ड्स कंप्लीट हो जाएंगे ना। तो इस तरह से कोबाल्ट ने क्या किया, स्पिन करवा के अपने 2 खाली किए, एक पहले से था, और अपने ही आगे वाले ऑर्बिटल से 3 उसने खींच लिए। ठीक है, तो इस तरह से देखो ये न्यू रिप्रेजेंटेशन हमने बनाया, ये है हमारा न्यू रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ऑब्वियसली इसके आगे मुझे ऐसा लिखना चाहिए आर्गन, करेक्ट ना, ट्राई लेटर करें, ये न्यू रिप्रेजेंटेशन, दिस इज न्यू रिप्रेजेंटेशन। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ पा रहा होगा। ठीक है, चलिए, तो ये आप पहले अभी यहाँ पे थोड़ा बोर्ड का प्रॉब्लम है, मेरे ज्यादा जगह नहीं है, तो मैं ऊपर का रब करके अब लिखूंगा। तो आप पहले यहाँ तक पॉज करके अच्छे से लिख लीजिए, समझ लीजिए ये बातें जो चल रही है, इसको अच्छे से लिखना है, जरा भी गलती नहीं करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है आपने यहाँ तक किया होगा। अब मैं 4th पॉइंट पे जाता हूँ, हाइब्रिडाइजेशन एंड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को मेंशन करना होता है, यानी देखना होता है। ठीक है, चलिए, तो लास्ट पॉइंट था अपना न्यू रिप्रेजेंटेशन, जो हम लोग ने यहाँ पर के शो कर दिया। अब मैं थोड़ा सा ऊपर का जो है वो रब कर देता हूँ। सारा खेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ही है, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आता है आप समझ लो कि आधी जंग तो आप यहीं जीते। ठीक, चलिए, अब मैं ऊपर लिखता हूँ 4th पॉइंट, 3rd हो गया, अब ये 4th पॉइंट देखो, हाइब्रिडाइजेशन एंड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। यानी क्या देखो, अब क्या होगा, जो वेकेंट ऑर्बिटल है, हाइब्रिडेशन में क्या होता है, वेकेंट ऑर्बिटल फील्ड ऑर्बिटल एक दूसरे को ओवरलैप करता है और नए ऑर्बिटल्स बनाता है। तो वेकेंट ऑर्बिटल्स किसके होते हैं, सेंट्रल मेटल के। फील्ड ऑर्बिटल्स किसके होते हैं, लिगैंड्स के। तो यहाँ पर वेकेंट कितने हैं, 2 3 4 5 6, वो तो होने ही थे क्योंकि लिगैंड ने ऐसे डिमांड की थी 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। तो ये वेकेंट ऑर्बिटल है, इसके ऊपर कौन आएगा ओवरलैप करने के लिए, फील्ड ऑर्बिटल किसका, लिगैंड का। पर हम ऐसा शो करते नहीं, सिर्फ हम ऐसा बता देंगे, फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। कैसे बता देंगे, जो खाली है, जो खाली है ना, उसको हम लोग क्लब कर देंगे, कंबाइन कर देंगे। तो इस तरह से बताते देंगे, कोबाल्ट +3 के लिए बता रहे हैं ना, तो ऐसा लिखना चाहिए आर्गन, इसी को कॉपी पेस्ट कर दो ना, (3d6) है 4s0, और आगे वाले का भी उसने खींच लिया 4p0 है। ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो भर लेते हैं। तो कुछ इस तरह से हम को फॉलो नहीं करता है, एक्सेप्शनल है थोड़ा। अब हाइब्रिड कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, देखिए ऐसे बताना चाहिए हाइब्रिड को मुझे, अलग कलर से या पेन से, ऐसे। ठीक है, सॉरी ये भूल गया, यहाँ पे 3 डब्बे होते हैं। हाँ, ये देखो रेड कलर का जो बताया ना, यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स है मिक्स हो गए। कौन मिक्स हो गए, डी के 2 मिक्स हो गए, एक एस का मिक्स हो गया, पी के 3 मिक्स हो गए। ये मिक्स हुए ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे लिगैंड के ऑर्बिटल से, और फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा। लिगैंड अपने जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इसमें ट्रांसफर कर देगा, तब जाके एक डेटिव बॉन्ड बन जाएगा। तो ये देखिए ये क्या बन रहा है, D2 S का 1 और P के 3 डब्बे, D के 2 डब्बे, S का 1, P के 3 डब्बे। तो D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहा है, D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहा है। ठीक है, D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहा है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होंगी। तो इस तरह से मैंने मेंशन कर दिया हाइब्रिडाइजेशन एंड हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पे अच्छा एक और बात बता सकते हैं कि ये जो है इसका शेप जो होता है वो होता है ऑक्टाहेड्रल शेप होता है। ठीक है, हर हाइब्रिडाइजेशन के ऑर्बिटल्स का अलग अलग शेप होता है। लास्ट में मैं आपको टेबल दे दूंगा जिसमें आपके सारे शेप मालूम पड़ जाएंगे। इसका शेप है ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट, 5th पॉइंट पे जाते हैं, फिल द इलेक्ट्रॉन्स इन द हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड शो। अब ये जो खाली डब्बे हैं वेकेंट ऑर्बिटल्स किसने प्रोवाइड किए, सेंट्रल मेटल ने प्रोवाइड किए। अब इसमें कौन इलेक्ट्रॉन रखेगा, लिगैंड इलेक्ट्रॉन रखेगा, जिसको मैं एक्स से बताऊंगा, एक्स यानी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द लिगैंड। ठीक है, तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, मैं यही लिख देता हूँ पॉइंट नंबर 5। ठीक है, अमोनिया ऐसा लिखता हूँ, इज मोनोडेंटेड एंड 6 ammonia forms 6 dative bonds that has 12 electrons. ठीक है, shown by X, shown by X है ना, in
हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल। ठीक है, तो कैसे बताना चाहिए देखो, ये रब करता था, ये कुछ इस तरह से आएगा, इसको लिख दीजिएगा ऐसे। ठीक है, आर्गन ठीक है, या फिर इसको मैं जरा बराबर से लिखता हूँ कि यू आर्गन ठीक है, यही पूरा इस तरह से फिर मैं ये कहूँगा D2S और ये P3। अब यहाँ पे देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन थे 1 2 3 4 5 6, ये तो कोबाल्ट के खुद के थे। अब ये जो है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो मैं इसको जरा ऐसा मार्क कर देता हूँ। ठीक है, ये जाके ओवरलैप होगा लिगैंड से, तो लिगैंड अपने इलेक्ट्रॉन कैसे रखेगा, देखो 12 इलेक्ट्रॉन्स रखने वाले हैं, तो कैसे रखेगा 1 2, क्योंकि एक डब्बे की कैपेसिटी 2 होती है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से रख दिए। ठीक है, इसलिए 6 लिगैंड्स जो है वो सराउंड करता है सेंट्रल मेटल को, क्योंकि सेंट्रल मेटल जो है वो जगह प्रोवाइड करता है लिगैंड्स को अपने इलेक्ट्रॉन्स अपने अंदर रखने के लिए। और यहाँ पर 6 डेटिव बॉन्ड बनते दिखाई पड़ रहे हैं, और इस तरह से आपका जो कॉम्प्लेक्स था CONH3 6 टाइम्स, यानी हेक्सा अमाइन कोबाल्ट 3 आयन जो मैंने आपको दिया था, है ना, वो कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसके बाद सबसे आखिरी और सबसे जरूरी काम और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके लिए हम ये सब मगजमारी कर रहे थे, ठीक है, वो क्या है, फाइंड द मैग्नेटिक बिहेवियर। यही तो एक फंडा है भाई, जिसके वजह से हम लोग इतना परेशान हो रहे थे। ठीक है, देखिए मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में मैं आपको समझाता हूँ कुछ चीजें, तो आई होप आपने ये लिखा होगा, इसलिए मैं ये रब कर रहा हूँ। ठीक है, बट हमेशा यही फॉलो करेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, लेट मी वाइप दिस ऑफ, क्योंकि मेरे को मैग्नेटिक बिहेवियर समझाना है और जगह थोड़ी सी नहीं है। देखिए मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होता है समझते हैं। सब्सटेंस जो है, इसको क्या करो, यहाँ पर देखो ये ऐसा और ये ऐसा मैंने लिया है, मान लेते हैं ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है बेटा, साउथ पोल है। मैग्नेट का नॉर्थ पोल साउथ पोल तो आप जानते हैं ना, ये हॉर्स शू मैग्नेट है, यहाँ नॉर्थ पोल है, दीवार के अंदर जा रहा है, घूम करके यहाँ आ रहा है, साउथ पोल है। मैंने इस तरह से वो मैग्नेट को रखा है। ठीक है, ये हॉर्स शू मैग्नेट है, नॉर्थ है, साउथ है, और बीच में मैंने सब्सटेंस को रखा है, ऐसा समझ लीजिए। तो जब आपको पता है कि मैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, तो नॉर्थ पोल से निकल करके साउथ पोल में टर्मिनेट कुछ तो होते रहता है, पता है कि नहीं आपको, ये सब तो आपने बहुत पढ़ा होगा बचपन से। इसे कहते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसा आप जानते हैं, या फिर मैग्नेटिक फील्ड, मैं सीधा सीधा कह देता हूँ। ठीक है, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैंने क्या रखा हुआ है बेटा, सब्सटेंस रखा हुआ है, कोई चीज रखी हुई है। तो ये जो कोई चीज है, कोई सब्सटेंस है, इस पर इस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का प्रभाव जरूर पड़ता होगा। अब कैसे पड़ता होगा, 3 तरह से पड़ता होगा। सब्सटेंस पर 3 तरह का प्रभाव पड़ता है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का या फिर मैग्नेटिक फील्ड का। कैसे, अगर मैं किसी सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखूं, तो जो सब्सटेंस है ये भी मैग्नेटिक बन जाए, ये भी क्या बन जाए, मैग्नेटिक बन जाए। ठीक है, या फिर मैं ऐसा कहूं, ये परमानेंट मैग्नेट बन जाए। सब्सटेंस भी क्या बन जाए, मैग्नेट। मैग्नेट में रखने से सब्सटेंस मैग्नेट बन गया। ठीक है, दूसरी बात, जो सब्सटेंस है उस पर कैसा प्रभाव पड़ सकता है कि टेम्पररी मैग्नेट बन जाता है। टेम्पररी मैग्नेट बन जाए क्या, जब तक इस फील्ड के अंदर है सब्सटेंस मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, इस फील्ड से इस सब्सटेंस को बाहर निकाल दोगे, उस सब्सटेंस पे जब भी मैग्नेटिक फील्ड का कोई असर नहीं होगा, तब वो सब्सटेंस नॉन मैग्नेटिक हो जाएगा, यानी वो मैग्नेटिक की कोई क्षमता नहीं रखेगा। इसे कहते हैं टेम्पररी मैग्नेट। ठीक है, ऐसा सब्सटेंस, ठीक है, जिसको मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद वो हमेशा के लिए मैग्नेट बन गया, खुद हमेशा के लिए मैग्नेट ही बन गया, चाहे वो फील्ड में हो चाहे ना हो, वो हमेशा के लिए मैग्नेट बन गया। इसे कहते हैं परमानेंट मैग्नेट। ऐसा सब्सटेंस जब तक फील्ड में है तब तक मैग्नेट रहेगा, फील्ड से निकाल दोगे तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खो देगा। ठीक है, और जो तीसरा होता है इसे कहते हैं नॉन मैग्नेट। नॉन मैग्नेट, चाहे इसको फील्ड में रखो, चाहे इसको फील्ड में मत रखो, चाहे इसको फेंक दो, कुछ भी कर दो, ये अपने आप को मैग्नेट बनने ही नहीं देगा। इस तरह का 3 तरह का प्रभाव पड़ सकता है जब किसी सब्सटेंस को आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हो। तो जब ऐसा प्रभाव पड़ता है कि वो हमेशा के लिए मैग्नेट बन जाए, तो ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं
फेरोमैग्नेटिक, क्या कहते हैं बेटा, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक, और ऐसा जो टेम्पररी के लिए मैग्नेट बने, जब तक फील्ड में तब तक मैग्नेट है, जैसे फील्ड से निकालो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी गायब, इसे हम कहते हैं पैरा मैग्नेटिक। क्या कहते हैं बेटा, पैरा मैग्नेटिक कहते हैं, है ना। ऐसा सब्सटेंस जो कभी मैग्नेट बनने ही नहीं वाला, चाहे कहीं भी रख दो, इसे हम कहते हैं डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस। इसे हम क्या कहते हैं बेटा, डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो इस तरह से मैंने तेरे को मैग्नेटिज्म या फिर मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ सब्सटेंस के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज दिया। ये ज्यादा कह सकते हैं कि ज्यादा इस पे फोकस ना करें, क्योंकि ये आप अच्छे से फिजिक्स में पढ़ेंगे, मैंने सिर्फ ऊपर ऊपर से बताया ये बात को। ठीक है, तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ पा रहा होगा। अब स्टूडेंट्स जो होते हैं, स्टूडेंट्स भी, मैं तो स्टूडेंट्स को भी इन्हीं कैटेगरी में कंसिडर करता हूँ। कैसे? बच्चे लोग का कैसा होता है, देखो ऐसे समझ सकते हैं कि ये है ना वो टीचर है, ठीक है, और ये है ना वो पेरेंट्स। ठीक है, ऐसे समझना, ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूँ। पेरेंट्स है और टीचर है, और बीच में मैंने स्टूडेंट लोग को रखे हैं। ठीक है, अभी स्टूडेंट 3 कैटेगरी का होता है, फेरोमैग्नेटिक स्टूडेंट, पैरामैग्नेटिक स्टूडेंट या डायमैग्नेटिक स्टूडेंट। ये कैसा होता है, देख, अगर देख इधर से टीचर भी मारेगा, ठीक है, और इधर से पेरेंट्स भी मारेगा, दोनों मारेंगे ना बच्चे को, बराबर धो डालेंगे ना तुम लोग को, ठीक है, तो तुम लोग बराबर पढ़ाई करके आएगा, बराबर है कि नहीं। इसका मतलब तुम कैसा स्टूडेंट हुआ, तुम पैरामैग्नेटिक स्टूडेंट हुआ। जब तक तुम लोग को दोनों साइड से फटका नहीं पड़ेगा ना, तुम पढ़ेगा नहीं। जब तक फटका पड़ते रहेगा ना, तब तक तुम बराबर मस्त होमवर्क करेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही पेरेंट्स के साइड से गया या टीचर के साइड से गया, या जैसे ही ये जो मैग्नेटिक फील्ड है टीचर पेरेंट का, ये तुम्हारे सर से छूटा, तुम फिर से मस्तीखोर बच्चा बन जाएगा, तुम फिर से मस्ती करने चले जाएगा। मतलब तुम एक पैरामैग्नेटिक स्टूडेंट, और 90% बच्चा पैरामैग्नेटिक ही होता है, ठीक है। फिर एक कैसा टाइप का स्टूडेंट रहता है मालूम है, जिसको पेरेंट्स चाहे कितना भी मारे, टीचर चाहे कितना भी मारे, कितना भी मारो उन लोग को, वो पढ़ाई करेगा ही नहीं, ठीक है। ऐसा स्टूडेंट लोग को क्या बोलते हैं, डायमैग्नेटिक स्टूडेंट है। कितना भी मारो, कुछ भी करो, हाथ पैर तोड़ दो, लेकिन वो पढ़ाई नहीं करेगा, ठीक है। ऐसे स्टूडेंट को क्या बोलते हैं, डायमैग्नेटिक स्टूडेंट, ठीक है। और ये बाकी के 5% रहते हैं, ठीक है। और एक जो है ना, बाकी के 3-4% में जो बचे रहेंगे थोड़े बहुत, वो फेरोमैग्नेटिक होते हैं। ये कैसा स्टूडेंट रहते हैं मालूम है, इन लोग को ना खाली हल्के से दिखाना पड़ता है कि देखो ऐसा ऐसा है, ये है, इसको ऐसा पढ़ेगा ना तो अच्छा मार्क्स आएगा ना, तो अच्छा कॉलेज वगैरह सब मिलेगा, सब ऐसा सिर्फ उनको मोटिवेशन देने का रहता है थोड़ा। बाद में वो पूरा टाइम बैठ के अच्छे से पढ़ेगा, खुद से स्कोर करेगा, और अब फिर ऐसा फिर सब लोग उसको स्कॉलर करके चिढ़ाएंगे, वो तो होने वाला है, लेकिन वो खुद के मेहनत से फटाफट आगे जाएगा। इसको बोलते हैं ना फेरोमैग्नेटिक स्टूडेंट बोलते हैं, ठीक है। स्टूडेंट लोग भी ऐसा ही रहता है, तो ऐसे समझाने के लिए। हाँ बस अभी ये स्टोरी खत्म हो गया, अभी आगे आगे क्या है कि ये, हाँ, अपने को मैग्नेटिक नेचर ढूंढने का ना इस कंपाउंड का। लास्ट पॉइंट अपना क्या था, इसका मैग्नेटिक बिहेवियर ढूंढने का। तो कैसा देखने का, इलेक्ट्रॉन्स को देखने का। किसको देखने का, इलेक्ट्रॉन्स को देखने का, ठीक। इधर देख, सब इलेक्ट्रॉन को देख, चाहे वो कोबल्ट, सब इलेक्ट्रॉन को देखने का, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहेगा ना, ऐसा रहेगा बेटा, अनपेयर्ड, एक भी इलेक्ट्रॉन ऐसा अकेला रहेगा ना, अकेला अनपेयर्ड रहेगा ना, है ना, तो पैरा मैग्नेटिक बिहेवियर बताता है सब्सटेंस। कैसा मैग्नेटिक बिहेवियर बताता है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बिहेवियर बताता है। मतलब क्या, जब तक मैग्नेटिक फील्ड में रखेगा तब तक अपने आप को मैग्नेट की तरह बना देगा, जैसी फील्ड हटाया अपने आप को मैग्नेट के अंदर से गायब कर देगा, ठीक है, याद रखेगा। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, पेयर्ड बोले तो क्या, सबके सब इलेक्ट्रॉन ऐसा लॉक है, ठीक है। जैसे इधर देख, सबका सब इलेक्ट्रॉन दो है ना, सब पेयर हो गए, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तब जाके जो सब्सटेंस है वो बनता है डायामैग्नेटिक। क्या बनता है बेटा, डाया मैग्नेटिक बनता है, ऐसा बनता है, डायामैग्नेटिक। मतलब क्या, डायामैग्नेटिक मतलब क्या, वो लोग कुछ भी करेगा ना तो वो लोग अपने आप को मैग्नेट में कन्वर्ट नहीं करेगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बिल्कुल भी बताने वाला नहीं है। ऐसे सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं, डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस बोलते हैं। तो ध्यान रखने का, क्या ध्यान रखने का, कि कभी भी, ठीक है, कि कभी भी अगर तूने ऐसा देखा कि लास्ट जो मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, जिसके अंदर मैंने सब इलेक्ट्रॉन्स वगैरह भरा है, लास्ट कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने लिखा है, उसके अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक, अनपेयर्ड नहीं है एक भी तो डायमैग्नेटिक। तो सर क्या मतलब, फेरोमैग्नेटिक कभी हो ही नहीं सकता है क्या, फेरोमैग्नेटिक कब होएगा, फेरोमैग्नेटिक मतलब क्या, मैग्नेटिक होता है वो पैरामैग्नेटिक से ज्यादा होता है ना, इसका मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 3, 4, 5 ऐसा रहेगा ना तो फेरोमैग्नेटिक बनता है। 1 रहेगा पैरामैग्नेटिक, 2 रहेगा पैरामैग्नेटिक, 3 रहेगा पैरामैग्नेटिक बोल सकता है, लेकिन 3 से ज्यादा 4, 5, 6 ऐसा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दिया तेरे को तो वो फेरोमैग्नेटिक में घुस जाता है, ठीक है। इतना बस खाली हल्का फुल्का एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है अबाउट मैग्नेटिज्म ऑफ द सब्सटेंस। आप फिजिक्स में, केमिस्ट्री में भी बाकी चैप्टर्स में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, अपना मेरा पार्ट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा पार्ट था ये
इलेक्ट्रॉन देख के पहचानने का कैसा वो तेरे को मैंने बनाया। ठीक है, तो आई होप तेरे को ये वीबीटी अप्लाई करने के लिए थोड़ा बहुत तो आ गया रहेगा। एक एग्जांपल किया है, अभी और बहुत एग्जांपल देखेंगे आप। ठीक है, तो लेट अस अप्लाई इट ऑन सम अदर एग्जांपल्स। तब तक तो क्या करना, तेरे नोटबुक के अंदर जो अभी मैंने लिखा था ना, पॉइंट्स टू राइट वाइल वीबीटी, जो पॉइंट बताया था इधर जो भी रब किया है ना, वो उम्मीद है तेने लिखा रहेगा बुक में, उसको देखते रहना। उसको देखते ही मैं सारी चीजें यहाँ पे अप्लाई करूंगा दूसरे एग्जाम्पल के अंदर। देख ओके, सो हम लोग ने वो एग्जाम्पल अभी कंप्लीट किया है। यहाँ पे मैंने बोर्ड रब कर दिया है, जगह चाहिए था। अब उसका जो लास्ट का मेन 3 पॉइंट है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और फिर यही सब प्रोसीजर फिर से अप्लाई करेंगे एक दूसरे कंपाउंड के अंदर। ठीक है, तो जो कंपाउंड था अपना फर्स्ट एग्जाम्पल दैट वाज CONH3 6 बार बॉक्स पे चार्ज +3। इस पे हम लोग ने पूरा वीबीटी अप्लाई किया, सब कुछ देखा, और लास्ट का अपना जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कुछ इस तरह से आया था कि आर्गन था, फिर ये डी का 1 2 3 4, ये 4s का, और ये 4p का, ये ऐसा था ना 3d 4s और 4p। तो इसमें देखा था अपन ने कि 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन कोबाल्ट का था, और फिर जो हाइब्रिडाइजेशन हो गया तो उसके बाद में डी का 2 और पी एस का 1 और पी का 3 मिलके D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना था, और जिसके अंदर लिगैंड ने अपने इलेक्ट्रॉन रखे थे इस तरह से 12 इलेक्ट्रॉन प्लेस किए थे। ठीक है, ये अपना लास्ट का पॉइंट था। ठीक है, और ये देख के हम लोग को क्या मालूम पड़ा, इसके अंदर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे के सारे पेयर्ड है। तो इसका जो मैग्नेटिक बिहेवियर था, वो कैसा आया, डाया मैग्नेटिक आया। ठीक है, यानी ये जो कंपाउंड है उसको कितना भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रख दो, ये अपने आप को कभी मैग्नेट बनाने वाला नहीं है, ये हमने देखा था। अब एक छोटा सा और पॉइंट हम लोग लिख ही लेते हैं यहाँ पे, दैट इज डायग्राम। ठीक है, ये कंपाउंड का डायग्राम मैं लिख दूं, कोबाल्ट है ऐसा बीच में, और अमोनिया के 6 मॉलिक्यूल ना, ये 3 हो गया, ये 4, ये 5 और ये 6 अमोनिया के मॉलिक्यूल। इसके जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी लोन पेयर है, करेक्ट है कि नहीं, वो कोबाल्ट की तरफ डोनेट हो रहे हैं, ऐसा आप दिखा सकते हैं इस तरह से, है ना, 6 इलेक्ट्रॉन का पेयर, ऐसा बॉक्स बना करके बॉक्स पे चार्ज +3, ऐसा बता सकते हैं। तो ये क्या है, आखिरी कॉन्फ़िगरेशन है, बाहरी कॉन्फ़िगरेशन है किसका, ये वाले एग्जांपल का। अब इसके अंदर मैं आपको 1-2 पॉइंट और समझाने की कोशिश करता हूँ, इंपॉर्टेंट है थोड़े से। ठीक है, ध्यान देना। मैग्नेटिक नेचर में तो आपने ये बता दिया, साथ में ध्यान से सुनना, ये जो कॉम्प्लेक्स है इसके अंदर आउटर मोस्ट शेल आपको क्या दिखाई लग रहा है, जो सबसे बड़ा नंबर होता है 4 सबसे बड़ा नंबर है। तो 4 के साथ में एक कम करोगे, अल्टीमेट शेल 4 है, तो पेनल्टीमेट शेल मैंने आपको पहले भी सिखाया है, n-1 4-1 यानी क्या हो गया 3। क्या आपने n-1d ऑर्बिटल को यूज किया है, यानी 3d 4 होते हुए भी आपने 3 के ऑर्बिटल्स यूज किए हैं, हाँ, मतलब अंदर के ऑर्बिटल्स यूज किए हैं, हाँ। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम कहते हैं इनर कॉम्प्लेक्सेस, जो अपना वीबीटी का लास्ट पॉइंट था, है ना, इनर कॉम्प्लेक्स आउटर कॉम्प्लेक्स। n-1d यूज किया तो इनर, अगर मैंने अंदर के ऑर्बिटल एक भी यूज नहीं किए तो सारे के सारे बाहर के ऑर्बिटल यूज किए होते, आउटर मोस्ट अल्टीमेट शेल के यूज किए होते, तो मैं आउटर कॉम्प्लेक्स ऐसा भी कहता। ठीक है, इसी के साथ में एक पॉइंट और, यहाँ पर आप अमोनिया देख रहे हैं, ये अमोनिया की वजह से बहुत चेंजेस आया भाई। ये अमोनिया है ना, इसलिए ये जो इलेक्ट्रॉन थे वो स्पिन पेयर बता रहे थे, इसलिए ये आपस में हंस रूल के अगेंस्ट जाके पेयर हो गए, जिसकी वजह से अंदर के डब्बे खाली हो गए, जिसकी वजह से अंदर के डब्बे यूज हो पाए। ये सब कनेक्टिंग है। तो ये जो अमोनिया है इसकी वजह से बहुत फर्क पड़ा। ये है हाई, ये कौन सा है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। कौन सा लिगैंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड। मैंने आपको बताया था स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होता है तो कॉम्प्लेक्स अलग अलग बनते हैं, वीक फील्ड होता है तो अलग अलग बनते हैं। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो कॉम्प्लेक्स है इसे मैं कहता हूं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या कहता हूं, लो स्पिन। मैंने ना यहाँ पे बताया था आपको, है ना, अगर हाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होगा तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है, और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड नहीं होगा तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, डायमैग्नेटिक है, इनर कॉम्प्लेक्स है और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। जनरली इनर कॉम्प्लेक्स जब भी होता है तब लो स्पिन ही होता है, क्योंकि अंदर के डब्बे तब यूज होते हैं जब पेयरिंग हो जाती है, और पेयरिंग कब हो जाती है, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होता है। तो ये दोनों थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसके जैसा ही एक एग्जांपल लेता हूँ, देखो यहाँ पे, ठीक है, आप समझो। कोबाल्ट लिया, इस बार मैंने फ्लोरीन लिया एज ए लिगैंड, ठीक है, इस तरह से। ठीक है, ये देखो ये सेम ही है, सिर्फ यहाँ अमोनिया है, यहाँ पे फ्लोरीन है। ये भी मोनोनेटेड है, यहाँ पे भी मोनोनेटेड है। फर्क क्या है, ये जो अमोनिया है यह स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड था, जिसके वजह से पेयरिंग इफेक्ट दिखाई पड़ रहा था। यहाँ पर मैंने फ्लोरीन लिया है, कोई इन्हें सुने नहीं, EDTA इस ग्रुप के अंदर फ्लोरीन नहीं था। फ्लोरीन नहीं था मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड नहीं है। फ्लोरीन तो कौन है, वीक फील्ड लिगैंड है। अगर वीक फील्ड लिगैंड है तो क्या स्पिन पेयरिंग इफेक्ट बता सकता है,
नहीं बता सकता। तो अब इस बार कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए जानबूझ के मैंने ऐसा एग्जांपल लिया। तो एक एग्जांपल आपने ऐसा देखा है जहाँ पे स्पिन पैर दिखाई दे रहा था, अंदर के डब्बा यूज हो रहे थे, इनर और लो स्पिन आ रहा था। अब इसका देखते हैं आंसर कैसे आएगा। ठीक है, तो फिर से वही सारे पॉइंट्स अप्लाई करते हैं जिसमें हम लोग फर्स्ट पॉइंट क्या सीखा था, सेंट्रल मेटल के बारे में कि सेंट्रल मेटल कौन है, कोबाल्ट। इसका एटॉमिक नंबर कितना है 27। तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो किस तरह से आएगा, आर्गन, फिर मैं लिख दूं पहले 3D लिख देता हूँ, डजंट मैटर, 3D7 4s2। अरे आप 4s2 लिखो फिर 3D से लिखो, डजंट मैटर। ठीक है, ऐसे लिख दिया तो भी कोई रॉन्ग नहीं दे सकता है। ठीक है, चलो अभी आगे मेरे को इसका चार्ज ढूंढना चाहिए कि नहीं। तो ये x है और ये -1 है, ऐसा 6 बार है, तो x -6 इक्वल टू -3। तो -6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +3, तो x इक्वल टू +3 आएगा। ठीक है, तो क्या आएगा बोलो, कोबाल्ट जो है वो +3 स्टेट के अंदर है, इसके अंदर। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा वो देखना चाहिए कि नहीं। तो आर्गन लिखना चाहिए, इसके अंदर से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं। तो पहले इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल से यानी 4s से जाएंगे। 4s से कितने जाएंगे, जितने हैं उतने, 2 है 2 निकल जाएंगे। इसके अलावा एक और निकालना होगा तो d से जाएगा कि नहीं। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 3d6 4s0, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका कॉन्फ़िगरेशन आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इसका रिप्रेजेंटेशन दिखा देता हूँ। ठीक है, कैसे, ऐसे बता देना, बॉक्स डायग्राम। रिप्रेजेंटेशन यानी क्या, सिंपली इसका बॉक्स डायग्राम। ये इस तरह से मैंने बता दिया कि ये जो है वो 3D है और ये जो है वो 4s है। ये 3d6 है तो ऐसा भरना चाहिए 1 2 3 4 5 और ये 6, हंस रूल फॉलो होगा। ठीक है, चलो, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 0। इस तरह से मैंने बता दिया। चलो सेकंड पॉइंट जो है वो मुझे क्या कहता है, सेकंड पॉइंट मुझे क्या कहना चाहिए। सेकंड पॉइंट आता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो आप देख सकते हैं, फ्लोरीन मोनोनेट ऐसा 6 है, इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। इसी का मतलब 6 डेटिव बॉन्ड है, ऐसा कहना चाहिए कि नहीं। ठीक है, अब कितने वेकेंट ऑर्बिटल इस सेंट्रल मेटल यानी कोबाल्ट ने प्रोवाइड करने चाहिए, जितने डेटिव बॉन्ड या जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो इधर लिख दूं मैं, देयरफॉर नंबर ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 6। ठीक है, चलो अभी थर्ड पॉइंट पे जाते हैं, दैट इज अबाउट लिगैंड्स। लिगैंड्स के बारे में पहचानना चाहिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, वीक फील्ड लिगैंड। तो आप देख सकते हैं लिगैंड कौन है, फ्लोरीन। तो देखते तो फ्लोरीन माइनस जो यहाँ पे लिगैंड यूज हुआ है, इसमें क्या था, अमोनिया था, तो आपने उसके बारे में लिखा था। मैं इसके बारे में, तो फ्लोरीन माइनस इज लिगैंड इज विच लिगैंड, मोनोडेंटेड लिगैंड। ठीक है, इज कैसा है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है कि वीक फील्ड है, ये वीक फील्ड लिगैंड है। ठीक है, विच डज नॉट, ठीक है ध्यान रखना, विच डज नॉट, विच का थोड़ा स्पेलिंग, हाँ, विच डज नॉट शो स्पिन पैर इफेक्ट। ये स्पिन पैर इफेक्ट बताता नहीं है ना। इसका मतलब क्या होता है, देयरफॉर पेयरिंग विल नॉट टेक प्लेस, ठीक है, बिफोर हाइब्रिडाइजेशन। जैसे पिछले वाले में हुआ था है ना, इलेक्ट्रॉन से क्लब हो गए थे और अंदर के डब्बे खाली करके दिए थे कोबाल्ट ने। इस बार ऐसा नहीं होगा, ऐसा क्लब नहीं होगा, क्योंकि ये फ्लोरीन जो है उसका इतना इन्फ्लुएंस नहीं पड़ता है। ठीक है, लास्ट टाइम क्या हुआ था, अमोनिया ने कोबाल्ट को आके बोला था कि भाई मेरे को 6 बॉन्ड चाहिए, तू जगह खाली करके दे। ठीक है, तो अमोनिया का जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड था, इसके लिए कोबाल्ट डर गया और अपने इलेक्ट्रॉन्स को उसने पैर करके अंदर के डब्बे खाली करके दे दिए। पर इस बार फ्लोरीन आया, फ्लोरीन ने बोला कोबाल्ट को मेरे को इलेक्ट्रॉन खाली करके दे। तो कोबाल्ट बोलता है मैं तेरे से डरता नहीं हूँ, तू तो फ्लोरीन है, तू एक वीक फील्ड लिगैंड है। ठीक है, तेरा इतना इन्फ्लुएंस नहीं है कि मैं तेरे लिए अपने इलेक्ट्रॉन्स को हटा करके अपने अंदर के डब्बे खाली करके दूं। ठीक है, ये फर्क होता है। चलिए, हाँ, तो ये थर्ड पॉइंट हमने सीख लिया कि डज नॉट शो स्पिन पैर इफेक्ट। तो क्या आपको एक नया रिप्रेजेंटेशन मिलेगा क्या? नहीं, नया रिप्रेजेंटेशन कब मिलता, जब स्पिन पैरिंग होता। अब यहाँ पे हो ही नहीं रहा है तो जैसा है वैसा लिख देंगे ना। तो कोबाल्ट +3 का अभी भी जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा या फिर जो रिप्रेजेंटेशन आएगा वो यही होगा, मैं यही लिखूंगा। ठीक है, इस तरह से लिखना चाहिए, आर्गन है ना, और ये 3D है। ठीक, ये क्या है, 4s है। चलिए, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो तो हिलने डुलने वाले है ही नहीं बिल्कुल भी, तो जैसे है वैसे मैंने फिल कर दिए। इस तरह से है, ये पेयरिंग नहीं बताने वाला है। अब आगे देखें, पेयरिंग नहीं बताने वाला है तो फिर भी कंपाउंड तो बनना चाहिए, यानी कितने 6 वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए। तो वो कैसे मिलेंगे, तो वो देता कौन है, सेंट्रल मेटल ही देता है। पर इस बार कैसे देगा, है ना। वेकेंट में अगर आप चेक करेंगे तो इस वक्त वेकेंट में सिर्फ और सिर्फ
4s के पास में वेकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, हाँ क्या, तो सिर्फ ये एक ही डब्बा वेकेंट है, एक ही डब्बा वेकेंट है। और कितने चाहिए? 6 में से एक प्रेजेंट है, और कितने चाहिए? 5। तो 5 खाली डब्बे कहां से लाए थे? अंदर तो एक भी खाली नहीं है, अंदर तो भरा हुआ है क्योंकि ना अनपेड। और 5 डब्बा आगे के शेल से लेके आएंगे, ठीक है। थर्ड शेल, फोर्थ शेल, फोर्थ शेल में क्या क्या होता है? एस भी होता है, पी भी होता है, डी भी होता है, एफ भी होता है। तो एस खाली मिल गया, तो इसके आगे का जो है ना 4p वो भी खाली होगा ना, फोर्थ शेल का p खाली होगा क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स गए ही नहीं है कहीं पे भी। तो इसी तरह से देखो, एक हो गया और 3 मिल गया, कितने हो गए टोटल? 4। अभी भी कितने चाहिए? और 2 चाहिए। तो इसके एक और आगे ऑर्बिटल, यानी कौन? फोर्थ का ही डी का डब्बा होगा कि नहीं? फोर्थ का ही डी का डब्बा, उसमें कितने डब्बे होंगे? 5 डब्बे होंगे, है ना। तो क्या आपको 5 थोड़ी चाहिए, तो टोटल 6 चाहिए। तो एक दिया था, यहाँ से 3 हो गया 4, और इसमें से सिर्फ 2 ही चाहिए ना। हाँ, तो तू सिर्फ 2 ही उठा ना, ये और यही उठा, बाकी 3 को मत उठा, इस तरह से रहने दे, ठीक है। तो तेरे को आगे के डब्बे फ्री मिल रहे हैं, ये बात तेरे को पता चल गई, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट पॉइंट में तू किधर जाएगा? नेक्स्ट पॉइंट में तेरे को बताना होता है हाइब्रिडाइजेशन, है ना, हाइब्रिडाइजेशन बताना होता है। तो चल नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। यहाँ पे तुम्हें क्या है? कॉन्फ़िगरेशन सीख लिया, दिस इज कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। फोर्थ पॉइंट हाइब्रिडाइजेशन पे जाते हैं। तो ये कॉपी पेस्ट करेगा तू कैसे? कोबाल्ट +3 के लिए, है ना, आर्गन जगह का थोड़ा प्रॉब्लम है मेरे पास में, छोटा छोटा लिखूंगा, देख 3D, ये देख, ये 4s, ये 4p और ये 4d। हाइब्रिडाइजेशन कैसे बनाएगा? तो पहले इलेक्ट्रॉन तो भर इधर के, इस तरह से। चल खाली डब्बा निकाल, 6 खाली डब्बा ढूंढ। तो ये 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6। इधर का तो एक भी डब्बा नहीं ले सकता ना, खाली नहीं है। तो मैं इसको ऐसा रेड लाइट कर देता हूँ, देख। तो तेरे को S का 1 मिला, P का तेरे को 3 मिला, और इधर का D का तूने 5 में से 2 ही उठाया। तो sp3d2 ऐसा तेरा कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है। तो तेरा हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन बना? sp3d2 तेरा हाइब्रिड ऑर्बिटल बना, ठीक है। sp3d2 तेरा हाइब्रिड ऑर्बिटल बना, है ना। ये सब इंडिविजुअल ऑर्बिटल्स था जो मिक्स हो गया, रिकास्ट हो गया, और ये वाला हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस करके तेरे को दिया, ठीक है। तो आई होप तेरे को यहाँ तक पूरा समझ में आ रहा होगा। और sp3d2 जो है, इसका भी शेप होता होगा, इसका शेप है ऑक्टाहेड्रल। इसका भी शेप क्या है? ऑक्टाहेड्रल, है ना। इसके पहले का जो कॉन्फ़िगरेशन था अमोनिया वाला, वो कॉन्फ़िगरेशन क्या था? D2sp3, उसमें D अंदर था, इधर भी D है, लेकिन वो बाहर का यूज हुआ है, बाहर का, ठीक है। फिफ्थ वाले में अब तू क्या करेगा? फिल इलेक्ट्रॉन्स, है ना, फिल इलेक्ट्रॉन्स एंड शो, ऐसा पॉइंट दिया था कि नहीं मैंने? तो इसके अंदर देखो कैसे भरेंगे इलेक्ट्रॉन। अभी किसके इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं? फ्लोरीन के आने वाले हैं कि नहीं इलेक्ट्रॉन, है ना। तो उसको कैसे लिखना चाहिए? फ्लोरीन -1, है ना, तो इज मोनोडेंटेड, ठीक है। therefore 6f-1 फ्लोरीन -1 लिगैंड्स, ठीक है, फॉर्म्स 6 डेटिव bonds, ठीक है, that is 12 electrons of fluorine shown by, बोलो कैसे बताएंगे? लिगैंड के इलेक्ट्रॉन कैसे बताएंगे? X से बताएंगे, ठीक है, इस तरह से। तो चलिए आगे देखिए किस तरह से बनाना चाहिए मुझे ये, इस तरह से। कोबाल्ट +3 के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो कॉन्फ़िगरेशन आएगा कुछ इस तरह से, आर्गन होगा, ठीक है। फिर ये 3D सब बता देता हूँ थोड़ा, ठीक है। ये हो गया 3D, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 6, ऐसा लिख देता हूँ, ठीक है। इधर भी लिखना चाहिए 6। फिर देखो यहाँ क्या हो जाएगा? 4s 4p और ये 4d। तो लिखना चाहिए 4d के अंदर 2 लिए है, 4p है p, और ये क्या है? 4s, ठीक है, इस तरह से। अभी इलेक्ट्रॉन्स किस में आएंगे? इसमें आएंगे कि नहीं? तो 6 यानी 12 इलेक्ट्रॉन्स कैसे आएंगे? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस तरह से ये बन रहा है sp3d2 कॉन्फ़िगरेशन। तो इस तरह से हम लोग ने फिल करके बताया। अभी मेरा बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए कीचड़ भी चढ़ोगा, लेकिन आप बराबर ध्यान से जरूर बना सकते हैं इसको। तो ये कॉन्फ़िगरेशन जो है वो दैट इज कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन, दिस इज कॉल्ड एज कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा।
ठीक है, अभी इसके आगे के मेजोरिटी 3-4 पॉइंट जो है वो एंडिंग के पॉइंट लिख जाते हैं। जैसे सबसे मेन पॉइंट हमने देखा था, ठीक है, ये जो कंपाउंड है इसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा बताओ, व्हाट विल बी इट्स मैग्नेटिक बिहेवियर। तो मैग्नेटिक बिहेवियर कैसे आता है, इलेक्ट्रॉन्स देख के आता है कि नहीं। तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे इस पूरे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अंदर, इसको तो जाने दो, ये तो काम ही नहीं आया है ना, इसको तो छोड़ दो। ठीक है, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। क्या बेटा यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देख सकते हैं। वी हैव 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, है ना, इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन, है ना। देयरफॉर कॉम्प्लेक्स इज, बोलो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने आपको क्या कहा था, क्या कहना चाहिए इसको, फेरोमैग्नेटिक ऐसा कहना चाहिए कि नहीं। पता नहीं आपके टेक्स्ट बुक में क्यों ऐसा दिया है, उन लोग ने फेरोमैग्नेटिक ये शब्द किधर यूज नहीं किया है, उन लोग ने सिर्फ 2 ही टर्म्स में डिफाइन किया है, पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक। तो सीधी बात है, ये डायमैग्नेटिक तो है ही नहीं, ये मैग्नेटिक बिहेवियर तो पक्का बताने वाला है, इसलिए मैं ऐसा लिख देता हूँ, इट इज पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, है ना। लेकिन आप ध्यान रखिए 4 से ज्यादा 3 से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो जनरली वो फेरोमैग्नेटिक में ही आता है। पर आपके बुक में है पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक के टर्म्स में ही बोला, इसलिए मैं सिर्फ अभी के लिए बोल रहा हूँ पैरामैग्नेटिक। आप भी एग्जाम में पैरामैग्नेटिक ही लिख के आएंगे तो आपको कोई रॉन्ग देने वाला नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने लिख दिया पैरामैग्नेटिक, इसके बाद में ये लिख लिया। अभी देख सकते हैं ये जो कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर देखो आउटरमोस्ट शेल कौन है, 4 करेक्ट है। तो ये अल्टीमेट शेल 4 हो गया, तो पेनल्टीमेट शेल कौन है, 4 - 1 यानी 3। क्या आपने अल्टीमेट शेल के डब्बे यूज किए हैं, करेक्ट। क्या आपने पेनल्टीमेट का कोई भी डब्बा यूज किया है हाइब्रिडाइजेशन के टाइम पे, नहीं किया है। इसका मतलब n-1 d ऑर्बिटल्स यूज किया है, नहीं किया है। तो ये इनर कॉम्प्लेक्स होगा या आउटर कॉम्प्लेक्स होगा, आउटर कॉम्प्लेक्स होगा, है ना। खाली n वाला डब्बा यूज किया ना, तो अपना वीबीटी का जो लास्ट पोस्टुलेट था उससे समझ में आता है कि कॉम्प्लेक्स इज आउटर कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स इज आउटर कॉम्प्लेक्स। बात समझ में आई। चलिए, और लिगैंड कैसा है अपना, फ्लोरीन अपना लिगैंड था। तो फ्लोरीन जो है वो एक वीक फील्ड लिगैंड है, जिसके वजह से स्पिन पर इफेक्ट नहीं दिखाई देता है, जिसकी वजह से जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो किस टाइप का बनता है ना, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है। जी हाँ, कैसा कॉम्प्लेक्स बनता है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है। तो आई होप आपको यहाँ तक पूरी बातें समझ में आ रही होंगी और दोनों भी एग्जाम्पल बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। तो इसी तरह से अभी मैं आगे के और भी एग्जाम्पल्स दूंगा, आपको सेम पॉइंट्स लिखने हैं इस तरह से। अच्छा, एक और बात भूल गए, इसका डायग्राम बनाना भूल गए कि नहीं, कि ये कोबाल्ट है, तो मैं बताता हूँ कि ये 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड यूं इस तरह बनाएगा कि नहीं, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, करेक्ट है कि नहीं। ऐसा बताना चाहिए मुझे कि इलेक्ट्रॉन कब पे है कि नहीं, जो फ्लोरीन इसके तरफ डोनेट कर रहा है, तो बॉक्स पे चार्ज माइनस। इसका आईयूपीएसी नेम क्या दे सकते हैं ना, हेक्सा फ्लोरो कोबाल्ट 8, क्योंकि बॉक्स पे नेगेटिव जाते हैं ना, इसके कोबाल्ट 8 कहना चाहिए, कोबाल्ट 8 3 आयन, ये उसका आईयूपीएसी नेम है, ठीक है। तो आई होप वीबीटी आपको समझ में आ पा रहा होगा। अब मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल देता हूँ जो आपको घर पे ट्राई करने हैं और जिसका आंसर आप मेरे को नेक्स्ट लेक्चर में बताने वाले हैं, ठीक है। आपको जरूर ये घर पे ट्राई करके मुझसे वेरीफाई करवाना है, भेजना मेरे को टेलीग्राम पे, तो मैं चेक करके आपको बताऊंगा क्या गलती है क्या नहीं, ठीक है। चलिए, तो वो होमवर्क मैं आपको देता हूँ, और लास्ट लेक्चर में मैंने जो आपको होमवर्क दिया था, ठीक है, आई होप आपने वो भी अच्छे से किया होगा, ठीक है। अगर उसमें आपको कोई डाउट है तो वो भी आप मेरे को टेलीग्राम पे भेज सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगर आपको लास्ट टाइम का जो लेक्चर है उसका भी होमवर्क अगर आपको नहीं जमा है, या फिर कुछ नहीं आया है, या फिर डायग्राम में प्रॉब्लम है, या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनाने नहीं आ रहा है, तो भी आप मेरे को बोलेंगे तो मैं आपको वो उसका आंसर जो है वो भेज दूंगा, ठीक है। चलिए, अभी खैर 2 एग्जाम्पल और देख ही लेते हैं, क्योंकि 2 और दिए आपके टेक्स्ट बुक में सॉल्व करके, तो वो देख ही लेते हैं। और फिर मैं आपको बताऊंगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो अब तक हम लोग ने पढ़ी, इसका लिमिटेशन, यानी ये कहाँ पर जा करके फेल हो गई, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल, जो थर्ड एग्जाम्पल हम देख रहे हैं वो है Ni, लेट मी टेक Cl, ठीक है, NiCl4, इस तरह से मैंने ले लिया, ठीक है। और इस बॉक्स पे चार्ज ले लिया मैंने -2, ठीक है। टेट्राक्लोरोनिकलेट 2, ऐसा इसका आईयूपीएसी नेम है। तो चलिए इसके अंदर अप्लाई करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट में आपको क्या लिखना होता है, नंबर 1 फर्स्ट पॉइंट क्या है, देखो आपको निकल के बारे में लिखना होता है। निकल का एटॉमिक नंबर होता है 28, ठीक है। चलिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं लिखूं तो यह जाएगा आर्गन, फिर मैं कहूँ 3d8 4s2, ये आएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर अगर मैं चार्ज निकालूं, निकल तो ये मुझे आ जाएगा निकल के ऊपर चार्ज +2, देखो यहाँ पे x है -4 और ये क्या है इक्वल टू -2।
तो -4 जब वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा +4, +4 -2 इज +2, तो निकल पे चार्ज +2 आएगा। ठीक है, आई होप ये आता होगा आपको निकालने। अब 2 इलेक्ट्रॉन गायब करने हैं, तो आउटरमोस्ट शेल में से निकालने चाहिए, पहले 2 है तो 2 निकाल दो, तो ये हो जाएगा आर्गन 3d8, यहाँ से निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, 4s यहाँ क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, चलिए अब रिप्रेजेंटेशन करने के लिए Ni+2 का हम लोग बॉक्स डायग्राम बनाएंगे कि नहीं, तो वो कुछ इस तरह से लिखेगा कि आर्गन है, फिर ये 3d का जो बॉक्स है हमने बनाया, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, और ये 4s है ना जिसका 0 है, तो ये 1 2 3 ऐसा क्या करना है 4, यानी 5 डब्बे हो गए नहीं, तो 8 इलेक्ट्रॉन हंस रूल के हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इस तरह से, तो 2 अनपेड रह गए हैं, ये हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, करेक्ट है। चलो ये हो गया। अब सेकंड पॉइंट मुझे किसके बारे में लिखना चाहिए, मुझे लिखना चाहिए सेकंड पॉइंट कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ कोऑर्डिनेशन नंबर। देखिए आप, क्लोरीन जो है वो मोनोडेंटेड लिगैंड है, और ऐसे कितना है 4 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 4, मतलब ये 4 क्या हो गया डेटिव बॉन्ड्स हो गए। ठीक है, तो देयरफॉर हाउ मेनी वेकेंट ऑर्बिटल्स विल बी रिक्वायर्ड, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, मतलब मैं लिख दूं देयरफॉर 4 वेकेंट ऑर्बिटल्स आर रिक्वायर्ड, है ना। और ये रिक्वायरमेंट को पूरा कौन करता है, सेंट्रल मेटल करता है, यानी निकल करता है कि नहीं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। थर्ड पॉइंट अब हम लिगेंड्स के बारे में देखेंगे, क्लोरीन। तो चलो बताओ, यहाँ से हमको डिसाइड करना है कि हाई आई मीन ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है, और उसके हिसाब से हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, हम लोग देखते हैं। ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, मैं पहले बता चुका हूँ, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है, वीक फील्ड लिगेंड होता है तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है, ये हमने पहले ही डिस्कस किया था। ठीक है, अभी देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। क्लोरीन देखो, ठीक है, क्लोरीन माइनस ये लिगेंड है कि नहीं, क्लोरीन माइनस इज मोनोडेंटेड लिगेंड। ठीक है, कोई सुने इन्हें नहीं ईडीटी है, इस ग्रुप के अंदर क्लोरीन नहीं था, यानी ये जो है वो क्या है वीक फील्ड लिगेंड है ना, इज अ वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, देयरफॉर इट कैन नॉट शो या फिर इट डज नॉट शो स्पिन पेयरिंग इफेक्ट, है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, देयरफॉर ना इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट पेयर बिफोर हाइब्रिडाइजेशन, करेक्ट है कि नहीं। तो आपको क्या कोई नया टाइप का कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो जो है उसी को कॉपी पेस्ट करके लिख देना चाहिए। क्या है ये देखो, अगर नया कॉन्फ़िगरेशन मिलता तो यहाँ पे बताता ना मैं शिफ्ट करके, पर ऐसा कुछ होने वाला तो नहीं है। ठीक है, तो मैं देख लेता हूँ, ये 5 6 7 और 8 इस तरह से है, अपना ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन ही अपने को मिलने वाला है। 4s0, ये 3d8। कितने इलेक्ट्रॉन डब्बे खाली चाहिए बेटा, उसको 4 डब्बे खाली चाहिए। आपके पास कितने हैं, सिर्फ 1 है। क्या यहाँ से कोई डब्बा खाली होकर के मिलेगा, नहीं मिलेगा। कब मिलता, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता, अंदर पेयरिंग होता तो शायद डब्बा खाली मिलता, तो यहाँ ऐसा होने वाला नहीं, 1 ही डब्बा है। तो और कितने चाहिए बेटा, 3 चाहिए। तो क्या करेगा, देगा तो यही, कैसे देगा, आगे वाले दे देगा कि नहीं। तो 4s हो गया, उसके बाद में 4 के अंदर दूसरा क्या है, p है, p के अंदर कितने डब्बे होते हैं 3, और फिर p के अंदर d भी होता है जिसके अंदर 5 डब्बे होते हैं। जरूरत कितना है, टोटल 4 डब्बे की जरूरत है, 1 है और ये 3, तो हो गई जरूरत पूरी। तो इसके आगे के ऑर्बिटल्स है वो यूज नहीं करेंगे। तो इस तरह से सेंट्रल मेटल जो है वो वेकेंट ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करता है लिगेंड्स को अपने इलेक्ट्रॉन्स रखने के लिए। तो आपको ये थर्ड पॉइंट भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब फोर्थ पॉइंट में हम क्या करते हैं बेटा, हाइब्रिडाइजेशन करते हैं कि नहीं। तो इसको वापस लिख देना चाहिए कि नहीं, कि इस तरह से आर्गन है, ये किसका बात कर रहे हैं हम लोग, Ni+2 की बात कर रहे हैं ना, तो थोड़ा ध्यान रखना है, लिख देना Ni+2, फिर आर्गन, फिर क्या है ये कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से 1 2 3 4 9। ठीक है, इस तरह से है, 3d8 है, फिर ये आ गया 4s और ये आ गया 4p। तो बोलो कैसे हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए, ये s और ये p ऐसा मिलकर के sp3 ऐसा हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहे हैं कि नहीं, मिक्स होकर के रिकास्ट होकर के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहे हैं 4, जिसके अंदर ये क्लोरीन अपने 4 बॉन्ड्स का इलेक्ट्रॉन्स रखेगा। ठीक है, तो इस तरह से मुझे लिखना चाहिए। और sp3 का जो शेप होता है ना, वो जानते हैं आप क्या होता है, sp3 का शेप होता है टेट्राहेड्रल, है ना। sp3 का शेप क्या होता है, टेट्राहेड्रल। तो ये जो कंपाउंड बनेगा उसको मैं टेट्राहेड्रल शेप में बनाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे बात समझ में आ गई। फोर्थ पॉइंट भी हमने लिख लिया है। ठीक है, अब फिफ्थ पॉइंट जो था वो क्या था, आपको इलेक्ट्रॉन्स फिल करके शो करना होता है। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ Cl-, ठीक है, इज मोनोडेंटेड। ठीक है, और क्या लिखना चाहिए,
6 Cl minus forms 6 dative bonds, that is 12 electrons will be 12 electrons shown by, किससे बताते हैं बोलो, x, है ना, क्या लिखना चाहिए, 12 इलेक्ट्रॉन शोन बाय x, या और भी इंग्लिश लिख सकते हैं जैसे आर प्लेस्ड इन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल formed by overlapping, है ना, between vacant orbitals of nickel +2 and filled orbitals of Cl minus एक्सेट्रा। ऐसा इंग्लिश बहुत भर भर के लिख सकते हैं, बट ठीक है चलिए, ठीक है। तो अभी कैसे बताएंगे, इलेक्ट्रॉन्स फिल करके यही कॉपी पेस्ट करेंगे और जो खाली डब्बे उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल करके बता देंगे। तो इस तरह से बता देंगे। आर्गन हो गया, ये 3d8 जो है इसमें तो कोई चेंजेस आने वाले नहीं है, ठीक है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो भरे हुए हैं, ठीक है। ये 4s हो गया, ये 4p हो गया, ठीक है। इसके अंदर कैसे इलेक्ट्रॉन्स आ गए, देखो 4 है ना, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे कि नहीं टोटल। एक मैंने गलती किया है, मोनोनेटेड, एक मिनट में ये कितना है, 4 डेटिव बॉन्ड है ना, तो और क्लोरीन भी कितना है, 4, 6 नहीं, सॉरी ये गलती से लिख दिया, 4 फॉर्म्स 4 डेटिव बॉन्ड्स, दैट इज 4 टू ज़ा यानी कितना 8 इलेक्ट्रॉन्स शोन बाय एक्स था। तो कैसा आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से ये sp3 हाइब्रिड के अंदर हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, ठीक है। ये आपको समझ में आ पा रहा होगा। अब ये लिख भी सकते हैं ऐसा कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, ऐसा कंप्लीट करके, ठीक है। नहीं भी लिखेंगे तो भी चलता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ पा रहा होगा कि इस तरह से ये कंपाउंड मैंने बना लिया, ठीक है। अब जो लास्ट पॉइंट है, 6th पॉइंट, ठीक है, वो जो है वो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, उसका मैग्नेटिक नेचर क्या होता है, ये हम लोग को जानना होता है ना। मैग्नेटिक नेचर देख लेते हैं, मैग्नेटिक बिहेवियर। क्या इसके अंदर आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई पड़ रहा है, देखो यहाँ पर और यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसमें मैं लिखूं 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, है ना। देयरफॉर कंपाउंड इज, वो कैसा होना चाहिए, पैरा मैग्नेटिक, देयरफॉर द कंपाउंड इज पैरा मैग्नेटिक, ये समझ में आ गया, ठीक है। और पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग, जैसे इसके अंदर देखो क्या आपने आउटर मोस्ट शेल क्या है 4 और पेनल्टीमेंट शेल क्या हो गया 3, क्या अंदर का n-1d का एक भी ऑर्बिटल यूज किया हाइब्रिडाइजेशन में, नहीं। तो मैं कहूंगा ये जो कॉम्प्लेक्स है उसे क्या कहेंगे, आउटर कॉम्प्लेक्स कहेंगे, ठीक है। और इसका जो लिगैंड है वो वीक फील्ड लिगैंड है, इसलिए मैं कहूँ इसको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्या कहूँ इसको, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, करेक्ट है। और जब मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो जरा बता सकते हैं आप स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगा इसका जो स्ट्रक्चर है वो टेट्राहेड्रल शेप का है। कैसे शेप का है, टेट्राहेड्रल शेप का है। तो टेट्राहेड्रल शेप जरा मैं बताऊं आपको कैसे दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देता है टेट्राहेड्रल शेप। तो जो निकल होगा, ठीक है, +2 स्टेट में होगा, तो इसका 2 जो बॉन्ड है वो प्लेन में होगा, ठीक है ना। एक बॉन्ड जो है वो थोड़ा मैं डार्क बता रहा हूँ आपकी तरफ आ रहा है, और एक बॉन्ड जो है वो पीछे की तरफ जा रहा है, करेक्ट है ना, ऐसे समझा रहा हूँ। तो ये एक Cl है, ये भी एक Cl है, ये भी एक Cl है, ये भी एक Cl है, सारे के सारे नेगेटिव बॉन्ड है क्लोरीन की तरफ, ठीक है। तो ये जो शेप है वो कुछ इस तरह से है, ठीक है ना, टेट्राहेड्रल शेप ऐसा कहना चाहिए मुझे, ऑलराइट, ठीक है। तो ये खत्म हो गया यहाँ पर। ये जो निकल है इस पर बॉक्स पे चार्ज है -2, करेक्ट। आई होप आपको ये उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आया रहेगा। तो अब 4th एग्जाम्पल देख लेते हैं। बस Cl के जगह अब मैं थोड़ा दूसरा लिगेंड्स लेके देखता हूँ कि क्या बनने वाला है, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये सब जो है वो मैं वाइप कर देता हूँ। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, बट ठीक है ना, ये पूरा फंडा जो है वो खत्म हो जाएगा बीबीटी का, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल नंबर जरा 4 ले लेते हैं। NiCl की जगह अब मैं जरा साइनाइड ले लेता हूँ, साइनाइड 4 बार ले लेता हूँ, ठीक है। चलिए ये मैंने कर दिया इस तरह से। तो स्टार्टिंग का पॉइंट तो यही रहे, यहाँ तक तो सब कुछ सेम ही रहेगा, है ना। देखिए आप चेक करें, निकल पे अभी भी +2 चार्ज है ना, तो यहाँ तक रहेगा। अब सेकंड पॉइंट जो मुझे लिखना चाहिए वो किसके बारे में लिखना चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में लिखना चाहिए ना। तो इधर मैं लिख दूँ साइनाइड जो है वो क्या है, एम्बीडेंटेड है, यानी कि मोनोडेंटेड ही है ना अभी के लिए। तो इस एम्बीडेंटेड
का मतलब ही क्या है अंदर से, मोनोडेंटेड, करेक्ट है कि नहीं, है ना, फॉर्म्स, बोलो कितना, कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो कितना है 4, मतलब ही क्या 4 डेटिव बॉन्ड्स बन रहा होगा, ठीक है, मतलब ही क्या है 4 वेकेंट ऑर्बिटल्स आर रिक्वायर्ड। अब ये रिक्वायरमेंट को कौन पूरा करता है, सेंट्रल मेटल ही पूरा करता है कि नहीं, तो थर्ड पॉइंट में अभी मुझे लिखना चाहिए आगे, ठीक है, क्या लिखना चाहिए थर्ड पॉइंट के अंदर, लिगेंड्स के बारे में लिखना चाहिए ना, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे जो साइनाइड माइनस है लिगेंड, ठीक है, दिस इज अ, बोलो ये कैसा लिगेंड है, मोनोडेंटेड है, एम्बिडेंटेड, ये समझ में आया, लेकिन कोई सुने इन्हें नहीं, मैं सुने जो था वो साइनाइड था, यानी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कि नहीं, साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्ग, बोलो फील्ड लिगेंड, साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, therefore it causes, बोलो स्पिन पेयर इफेक्ट। इसमें क्या होता है स्पिन पेयर इफेक्ट में, है ना, स्पिन पेयर इफेक्ट में दैट इज द इलेक्ट्रॉन्स विल पेयर बिफोर हाइब्रिडाइजेशन, बिफोर लिखता हूं यहाँ पे, हाइब्रिडाइजेशन इन सेंट्रल मेटल ऑर्बिटल, ठीक है, सेंट्रल मेटल के ऑर्बिटल के अंदर हाइब्रिडाइजेशन के पहले ही जो है, ठीक है, क्या हो जाएगा कि पेयरिंग हो जाती है, तो चलो इसको देखते हैं कैसे, तो ये कॉन्फ़िगरेशन मुझे लिखना चाहिए कि नहीं, आर्गन, करेक्ट है, इधर देखिए ये आ जाएगा 3d8 और ये हो जाएगा 4s0, ये 3d8 ऐसा लिखता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इसका ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन है। जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो कॉन्फ़िगरेशन जो है वो चेंज हो जाता है, एक नया टाइप का रिप्रेजेंटेशन मिलता है कि नहीं, तो चलिए वो देखते हैं अभी कैसे होगा, स्पिन पेयर कैसे होगा, ये देखो यहाँ पे अनपेयर है, यहाँ पे अनपेयर है, तो ये अंदर आके इसके साथ में क्लब हो जाता है, स्पिन पेयर का मतलब क्या होता है, इसके जो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो अनपेयर्ड हो गए वो भी पेयर हो जाएंगे, क्लब हो जाएंगे। सर अगर इसमें अनपेयर्ड होता ही नहीं तो कुछ फायदा ही नहीं होता, ठीक है, अगर यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, समझो ये भी पेयर्ड है और ये भी पेयर्ड है, तो फिर लिगेंड का कुछ असर ही नहीं पड़ता सेंट्रल मेटल के ऊपर, ठीक है, पर अभी यहाँ पर मौका है, अनपेयर्ड है, तो ये दोनों क्या है, पेयर हो जाएगा, ये उड़ करके इसके अंदर आ जाएगा, तो कैसा हो जाएगा, हंस रूल के अगेंस्ट ये ऐसा हो जाएगा कि नहीं, ठीक है, और उसके बाद में अगर आप चेक करेंगे तो ये इस तरह से अंदर का एक डब्बा खाली करके देगा, तो यहाँ पर क्या है, निकल जो है वो साइनाइड यानी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से डर गया और अपने अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को रीअरेंज करवा करके अपना अंदर का एक डब्बा खाली करके उसको दे दिया, ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का ऐसा होता है, इन्फ्लुएंस होता है सेंट्रल मेटल में, ठीक है, तो देखिए टोटल कितने खाली डब्बे चाहिए थे, 4, कितने मिल गए, एक अंदर का मिल गया, करेक्ट है, और एक बाहर का मिल गया, 2 मिल गया, और कितनी जरूरत है, 2, तब वो इसके आगे के जो ऑर्बिटल्स होंगे यानी कि इसके 4s के बाद क्या आता है, 4p आता है कि नहीं, तो 4p में तो सर 3 डब्बे होते हैं, हाँ पर जरूरत कितने, सिर्फ 2 की है ना, तो ये 2 तो है और यहाँ से भी 2 वो उठा लेगा, ठीक है, तो ये आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा, ठीक है, तो अब जो मैं जाऊंगा 4th पॉइंट दैट इज हाइब्रिडाइजेशन के पॉइंट पे, ठीक है, तो इसमें फिर से यही लिखना है, Na+2 का कॉन्फ़िगरेशन के आर्गन है, ठीक है, नया कॉन्फ़िगरेशन लिखे ना अभी यहाँ पे, ठीक है, ये वाला जो है ना नया कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे कि ये 3d8 जो है वो अब कुछ इस तरह से दिखाई देता है, ठीक है कि नहीं, अंदर का एक डब्बा खाली होकर के मिलता है, ये जो डब्बा है वो 4s का है और ये 3 जो डब्बे हैं वो क्या है 4p के हैं, जिसमें से मिक्स और रिकास्ट सिर्फ 4 होने चाहिए, तो ये 1 ये 2 और ये 3 और ये 4, तो इस तरह से ये मिक्स और रिकास्ट होकर के D का 1 यूज हुआ है, S का 1 यूज हुआ है और P के 2 यूज हुए, तो DsP2 ऐसा हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता है, तो DsP2 ये क्या है बेटा, हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ठीक है, और इसका जो शेप होता है DsP2 का शेप जो होता है ये होता है स्क्वायर प्लेनार, ठीक है, उन लास्ट में अभी आपको ये एग्जांपल के बाद में एक टेबल दूंगा जिसमें सारे हाइब्रिडेशन स्टेट लिखे होंगे और उसके सामने उसका शेप लिखा होगा, तो आपको क्या है आसान हो जाएगा लर्न करने में। तो ये DsP2 का जो शेप है वो स्क्वायर प्लेनर होता है, sp3 का जो शेप है वो टेट्राहेड्रल होता है ना, D2sp3 का शेप जो होता है ऑक्टाहेड्रल रहता है, वो सब टेबल में दूंगा आपको, ठीक है, डोंट वरी। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ पा रहा होगा। अब जो 5th पॉइंट है इसमें हम क्या करते हैं, फिल द इलेक्ट्रॉन्स एंड शो, तो साइनाइड जो है Cn- इज मोनोडेंटेड, ऐसा लिखता हूँ, एंड 4Cn- फॉर्म्स 4 डेटिव बॉन्ड्स
that is 8 electrons are filled in vacant orbital, या फिर ऐसा बोल सकते हैं 8 electrons are filled, ठीक है, when vacant orbitals of किसका vacant orbital होता है, सेंट्रल मेटल, है ना, ओवरलैप, ये मेरा हैंडराइटिंग का थोड़ा प्रॉब्लम है लेकिन आप समझ सकते हैं ना, जब वेकेंट ऑर्बिटल ओवरलैप होता है किसके, फील्ड ऑर्बिटल से, किसके, लिगैंड के, तो ऐसा लिखना चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड व्हेन वेकेंट ऑर्बिटल्स ऑफ द सेंट्रल मेटल ओवरलैप फील्ड ऑर्बिटल्स ऑफ लिगैंड टू फॉर्म DsP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, DsP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन बैठने वाले हैं। तो वो मुझे कैसे शो करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए कि नहीं, हाइब्रिडाइजेशन के बाद का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ये स्टेप में बताते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन तो ऊपर हो गया, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, या इस तरह से हो जाएगा ना, ठीक है, ये हो गया 3D, ये 4s और ये 4p का हमने सिर्फ 2 ही यूज किया है, ठीक है ना। तो ये इस तरह से बताता हूँ मैं कि इसका सिर्फ 2 ही यूज किया, और इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें भरेंगे कि नहीं, करेक्ट, 8 इलेक्ट्रॉन को 8 एक्सिस से बताना चाहिए कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से बताना चाहिए, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा सारा सब कुछ। अब लास्ट के जो 6 पॉइंट है इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने होते हैं, 4, कौन से 4, सबसे पहले आपको बताना होता है कि मैग्नेटिक नेचर क्या है, फिर बताना होता है इनर कॉम्प्लेक्स है क्या आउटर कॉम्प्लेक्स है, फिर बताना होता है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है क्या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, और फोर्थ वाला जो है उसका स्ट्रक्चर होता है। तो मैग्नेटिक बिहेवियर में देखेंगे, क्या लिखेंगे मैग्नेटिक बिहेवियर में, क्या इसमें आपको कहीं पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, आप देखो सारे डब्बे चेक करो, सारे के सारे डबल डबल इलेक्ट्रॉन्स यानी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पे आपको कहीं भी अनपेयर्ड नहीं दिख रहा है, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर एब्सेंट। इसका मतलब क्या नेचर हो जाएगा, डायामैग्नेटिक, इसका मतलब क्या, डायामैग्नेटिक नेचर हो जाता है, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट पॉइंट, क्या आपने इनर ऑर्बिटल्स यूज किया है, आउटर मोस्ट शेल कौन है 4, तो 4 - 1 यानी 3, यानी पेनल्टीमेट शेल का कोई भी ऑर्बिटल यूज किया है, हाँ पेनल्टीमेट शेल का एक डब्बा हम लोग ने यूज किया, मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स है अंदर वाला कॉम्प्लेक्स बन गया ना, तो इसे कहेंगे इनर कॉम्प्लेक्स, इसे क्या कहेंगे, इनर कॉम्प्लेक्स कहेंगे। अब ये लिगैंड देखिए, लिगैंड जो है वो साइनाइड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है, कई लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है, तो इसका जो आंसर आएगा वो है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इसका आंसर आएगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और अगर इसका आपको डायग्राम चाहिए तो डायग्राम तो बड़ा इजी, डायग्राम क्या है, स्क्वायर प्लेनर शेप में होगा, टेट्राहेड्रल शेप मैंने अभी आपको बताया था, तो स्क्वायर प्लेनर शेप किस तरह से होता है, इस तरह से होता है, Ni जो है, करेक्ट ना, इस तरह से स्क्वायर प्लेनर शेप होता है। तो यहाँ पे भी मैं Cn रख दूं, साइनाइड 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 रख देता हूँ, ठीक है। थोड़ा ध्यान से, ये एक्चुअली कार्बन से बॉन्ड बन रहा है ना, तो कार्बन इस तरफ रखना, ये थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि एम्बिडेंटेड है ना, तो अगर आपने लिखा ऐसा है Cn और यहाँ से बॉन्ड बनता है तो लोगों को लगेगा नाइट्रोजन बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से कार्बन से ही बॉन्ड दिखाई देना चाहिए, कार्बन बना रहा है ऐसा, ठीक है, और बॉक्स पे चार्ज -2 है, तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बन गया, देखो स्क्वायर प्लेनर ऐसा उसका शेप है, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा, और इसी के साथ में सारे जो टेक्स्ट बुक के अंदर एग्जांपल दिए थे इसके अंदर वो मैंने कवर कर लिए। अब कुछ एग्जांपल ऐसे हैं जो मैं आपको होमवर्क में ट्राई करने दूंगा, जो आप मेरे को भेजेंगे तो मैं आपको बताऊंगा सही है कि गलत है, पर आपको घर पे खुद से जरूर ट्राई करना है। अब वो मैं टेबल देता हूँ जिसके अंदर सब शेप वगैरह लिखे हैं, कौन से हाइब्रिडेशन का क्या शेप होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। चलिए तो आज का लेक्चर का सबसे आखिरी पार्ट खत्म करते हुए, ये थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई बट कोई बात नहीं। देखिए अगर आपका आप हाइब्रिडेशन लिख रहे हैं, आप वीबीटी अप्लाई कर रहे हैं और किसी पॉइंट पे समझो आपका हाइब्रिडेशन एसपी आ रहा है, एसपी आ रहा है तो उसका शेप होता है लीनियर, जो इस तरह से दिखता है बिल्कुल भी, ठीक है। ये जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ ये एक्यूरेट डायग्राम नहीं है, ये 11th के टेक्स्ट बुक में दिया है, मैं हल्का हल्का सा रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, बाकी ज्यादा डिटेल पे नहीं है ये, ठीक है। अगर sp2 आ रहा है किसी वजह से तो उसका शेप होता है ट्राइगोनल प्लेनर, ये आपको याद रखना होता है, ठीक है, इस तरह से दिखाई देता है ट्राइंगल जैसा। sp3 आ रहा है तो टेट्राहेड्रल होता है, इस तरह से दिखाई देता है, ठीक है। dsp2 ऐसा आता है तो हम कहते हैं स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, जो भी लास्ट वाला एग्जांपल था उसमें आता है। sp3d ऐसा आता है तो इसका मतलब होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, कुछ इस तरह से दिखता है, जो PCl5 का स्ट्रक्चर होता है, ये सब 11th में हमने देखा था बराबर, ठीक है। d2sp3 या फिर sp3d2 ऐसा मैं कहूँ तो शेप क्या होता है ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, जो स्टार्टिंग के 2 एग्जांपल्स हमने देखे थे उसमें था। और sp3d3 तो बहुत रेयरली आता है कभी, ठीक है, sp3d3 बहुत रेयरली, अगर ये आ गया तो इसका शेप होता है पेंटागोनल पिरामिडल, ठीक है। तो इस तरह से ये जो हाइब्रिडेशन स्टेट है उसका ये शेप है,
ठीक है, सिर्फ ये आपको लर्न करना होता है टेबल, ठीक है, बहुत जरूरी है क्योंकि आगे कहीं ना कहीं काम में आ ही जाएगा ये, तो उसको जरूर लर्न कर लिया जाएगा। मोस्टली इस चैप्टर के अंदर जब भी आप सॉल्व करेंगे तो आपको या तो टेट्राहेड्रल शेप आ रहा होगा, या तो स्क्वायर प्लेनर शेप आ रहा होगा, या तो ऑक्टाहेड्रल शेप आ रहा होगा, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा सा मुश्किल है, अगर कोई टेढ़ा टीचर होगा आपके कॉलेज में जो दे देगा ऊपर नीचे तो फिर आएगा, वरना ये तीनों के बाहर का जनरली मैंने देखा नहीं है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। इसी के साथ में चलो अभी ये देखते हैं कि लिमिटेशन ऑफ वीबीटी क्या है। लिमिटेशन, ठीक है, वीबीटी कहाँ फेल होता है भाई, 3 बड़े पॉइंट है जहां वीबीटी फेल होता है, यानी वीबीटी का भरोसा नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये जाली थियरी है, थियरी सही है, पर ये जो थियरी है कुछ मायनों में सही है, सारी चीजें नहीं बता पाती है, ठीक है। तो कहां पर ये अटक जाती है, फर्स्ट पॉइंट देखो, ठीक है, वीबीटी कैन नॉट एक्सप्लेन इनर, या फिर ऐसा लिखना चाहिए, कैन नॉट एक्सप्लेन फिनोमिना ऑफ स्पिन पेयर इफेक्ट, ठीक है। स्पिन पेयर इफेक्ट क्यों होता है ना, क्यों जो लिगैंड है उसके इन्फ्लुएंस की वजह से मेटल जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स को अंदर हंड्स रूल के अगेंस्ट पेयरिंग करवा देता है, ऐसा क्यों होता है वीबीटी को पता नहीं है। वीबीटी कैन नॉट एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ स्पिन पेयर इफेक्ट, दैट इज इट कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड एंड वीक फील्ड लिगैंड। आई होप आप लिख रहे हैं फुल फॉर्म में, मैं अभी जगह नहीं से शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड और वीक फील्ड लिगैंड के बीच में जो अंतर है वो वीबीटी को मालूम नहीं, पर सर हम तो बराबर लिख रहे थे। याद करो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड वीक फील्ड लिगैंड जब मैं आपको सिखा रहा था मैंने आपसे कहा था ये सीक्रेट पॉइंट है, ये कहीं पे भी लिखना नहीं है क्योंकि वीबीटी ने नहीं दिया है, वो तो हम क्या सॉल्व कर सके इसके लिए मैंने आपको चुपके से बता दिया था कि कोई सुने इन्हें नहीं, ये जो है ग्रुप इसको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड कहते हैं, इसके अलावा जितने भी सारे के सारे वीक फील्ड, ऐसा मैंने आपसे कहा था, पर ये वीबीटी का पॉइंट नहीं है, ठीक है। ये लिगैंड ऐसा स्ट्रॉन्ग क्यों है, ठीक है, ये क्यों सामने वाले मेटल को ऐसा बोलता है कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करवा दे, क्यों स्पिन पेयरिंग इफेक्ट बताता है, ये सब होता है, पर क्यों होता है, ये क्यों का आंसर वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। वीबीटी बोलते हैं भाई मेरे को नहीं मालूम ये सब क्यों होता है, बस होता है इतना मालूम है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वीबीटी है वो एक्सप्लेनेशन पूरा नहीं कर पाया, इसलिए यहाँ पर ये फेल होता है। इट कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड एंड वीक फील्ड लिगैंड, ऑल्सो कैन नॉट से अबाउट इनर कॉम्प्लेक्स एंड आउटर कॉम्प्लेक्स, क्योंकि कहीं ना कहीं इनर कॉम्प्लेक्स आउटर कॉम्प्लेक्स ये स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड से ही रिलेटेड होता है ना, तो इसलिए ये भी इसमें भी यही बता सकता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कंपाउंड हमने रियल लाइफ में देखे गए हैं जिन पे हम वीबीटी अप्लाई करके उसका वगैरह सब सॉल्व करते हैं, लेकिन वो जो कंपाउंड उसके बहुत बेहतरीन कलर होते हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा है सारे के सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो कहीं ना कहीं अपने कलर के लिए ही जाने जाते हैं, क्योंकि उनके बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ही ब्राइट और मैग्निफिसेंट कलर एकदम होते हैं, ठीक है। तो ये जो वीबीटी है कैन नॉट एक्सप्लेन स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज, ठीक है, कैन नॉट एक्सप्लेन स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज, दैट इज कैन नॉट एक्सप्लेन कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स, ठीक है। स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं करता, यानी कलर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता। जब आप वीबीटी अप्लाई करके सॉल्व करते हैं, ये सब ढूंढते हैं, ठीक है, शेप वगैरह, तो क्या आपको मालूम पड़ता है कंपाउंड कौन से कलर का है? नहीं मालूम पड़ता है ना। इसका मतलब कलर के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन ये वीबीटी थियरी देता नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट पॉइंट जो है वीबीटी का, थर्ड पॉइंट जहां पर वीबीटी फेल हो जाता है, वो है वीबीटी कैन नॉट एक्सप्लेन, या फिर वीबीटी कैन नॉट ऐसा नहीं लिखना चाहिए, पॉइंट को थोड़ा फ्रेम करना जरूरी है। थर्ड पॉइंट में ऐसा कहता हूं कि स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स डज नॉट मैच एग्जैक्टली विथ द structure given by VBT, ठीक है। VBT जो कंपाउंड का स्ट्रक्चर बताता है ना, सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर आएगा कंपाउंड का, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। या फिर ऐसा कहना चाहिए कि स्ट्रक्चर ऑफ द कॉम्प्लेक्स डज नॉट मैच, या फिर ऐसा कहना चाहिए स्ट्रक्चर ऑफ द कॉम्प्लेक्स फाउंड
experimentally does not necessarily with the structure obtained by VBT। ठीक है, VBT से आया हुआ स्ट्रक्चर हमेशा एक्सपेरिमेंटली फाउंड स्ट्रक्चर के जैसा होता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो VBT है वो स्ट्रक्चर भी बताने में कहीं ना कहीं असमर्थ रहा है। मतलब ये 3 पॉइंट जो है वो जो VBT को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जहां पर VBT फेल हो जाता है। ठीक है, VBT गलत थियरी नहीं है, पर ये ऐसा थियरी है जो सारी पॉइंट्स एक्सप्लेन नहीं करता है। तो ये जो 3 प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं करता है और जो हम देख रहे हैं एक्सपेरिमेंटली, इसको समझाने के लिए ही एक नई थियरी सामने आई है जिसका नाम है क्रिस्टल फील्ड थियरी। अब ये जो थियरी है वो VBT से बहुत ही बेहतरीन थियरी है और इस कंपाउंड को एक्सप्लेन करने में बहुत सक्षम है। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरह से वो एक्सप्लेन कर पाती है, कलर भी बता सकती है, स्पिन पेयर इफेक्ट भी बता सकती है और यहाँ से यहाँ स्ट्रक्चर भी ये समझाने में बहुत आगे निकल चुकी है वो थियरी। ठीक है, इसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में जो थियरी पढ़ेंगे दैट इज क्रिस्टल फील्ड थियरी। वो बहुत ही एक मस्त थियरी है जिसको हम लोग को अंडरस्टैंड करके चलना है। बट VBT भी एग्जाम में आ सकता है, तो VBT में कैसे पूछेंगे आपको क्वेश्चन, आपको पूछेंगे राइट द पोस्टुलेट्स ऑफ VBT, तो आपको 8 के 8 पोस्टुलेट जो दिए थे वो लिख देना है। या फिर कहेंगे आपसे राइट द लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थियरी, तो ये 3 पॉइंट तो है ही है। और या तो सबसे बम्पर क्वेश्चन 3 मार्क का फुल आसान क्वेश्चन जो एग्जाम में आपको मार्क्स देकर ही जाएगा वो है जो कॉम्प्लेक्स दिया होगा उसका IUPAC नेम लिखना है और डिस्क्राइब द वैलेंस बॉन्ड डिस्क्रिप्शन या फिर VBT डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंपाउंड, जिसमें हम लोग जैसे ये ढूंढते हैं, हम लोग ने अभी 4 एग्जांपल देखे जिसमें VBT अप्लाई किया है वो आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे जो क्वेश्चन से इसमें से बनते हैं। ठीक है, तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आ रहा होगा। तो होमवर्क में मैं आपको कुछ कंपाउंड दे देता हूँ। ठीक है, जो कि है तो ये जो होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, ये 4 कंपाउंड मैंने जो दिए हुए बोर्ड पे इस वक्त है ना, इसका आपको IUPAC नेम लिखना है सबसे पहले। फिर आपको VBT अप्लाई करना है पॉइंट वाइज यानी जो अप्लाई करने का पॉइंट्स मैंने सिखाया था ना आपको, उस हिसाब से वो पॉइंट्स कभी आपको लिखने नहीं होते, बस वो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, उसको फॉलो करते हुए आपको लिखना है। किस बात पर आप सबसे ज्यादा ध्यान देंगे, शेप फ्रॉम हाइब्रिडाइजेशन, यानी हाइब्रिडाइजेशन जो भी बनेगा तो वो जो चार्ट दिया है, समझो आपका हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3 तो क्या शेप हो गया, टेट्राहेड्रल हो गया, ऐसे में कह रहा हूँ। शेप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक बिहेवियर जो सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन्स को देख के पता चलता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो पैरामैग्नेटिक और एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो डायमैग्नेटिक। ठीक है, अब जो कॉम्प्लेक्स है वो इनर कॉम्प्लेक्स है या आउटर कॉम्प्लेक्स है ना, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, ये चीजें भी आपको पता चलनी चाहिए। इनर आउटर कैसे देख के मालूम पड़ेगा, अगर n-1d ऑर्बिटल्स यूज हो रहा है तो इनर, n-d ऑर्बिटल्स यूज हो रहा है तो आउटर, इस तरह से पता चलता है। हाई स्पिन लो स्पिन लिगैंड देख के मालूम पड़ता है ना, अगर लिगैंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो लो स्पिन, अगर लिगैंड वीक फील्ड है तो हाई स्पिन। ठीक है, स्ट्रक्चर आपको बनाना है, जिस तरह का शेप होगा उस हिसाब से आप उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक इजी रहेगा, हाँ ये सॉल्व कर पाएंगे अच्छे से। ठीक है, VBT अप्लाई करके। और साथ में मैं आपको हम लोग दे रहा हूँ VBT के जो पोस्टुलेट होते हैं, ध्यान से सुन लेना, सारे के सारे पोस्टुलेट 7-8 जितने पोस्टुलेट दिखाए, सारे के सारे पोस्टुलेट कम से कम 3 बार तो आपको लिख करके प्रैक्टिस करने ही है। उसके चारों जो एग्जाम्पल दिए वो भी 3 बार लिख करके प्रैक्टिस करने ही है, उसके बाद में इस पे अप्लाई करेंगे तो आसान रहेगा। ठीक है, और इसके साथ में जो लिमिटेशंस के 3 पॉइंट थे तो वो भी आपको 3-3 बार लिख के कंप्लीट करने ही है। मैं इतना होमवर्क क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि VBT और आज का लेक्चर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपका लेक्चर आज का सफल रहा और समझ गया अच्छे से, आपने प्रैक्टिस कर ली, तो मान लो आपने एक बहुत बड़ा पड़ाव पार कर लिया 12th स्टैंडर्ड में। ठीक है, और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर जो पढ़ने वाले वो इसके बाद का लेक्चर होगा, दैट इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी CFT। ठीक है, सबसे बेहतरीन थ्योरी जो मैं मानता हूँ 12th स्टैंडर्ड के अंदर है। ठीक है, तो आज का लेक्चर तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, पर अगला लेक्चर इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये जब तक पक्का नहीं करेंगे अगले लेक्चर में मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप कंप्लीट कर लेंगे।